हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वधा और मिस्ट्री मैन। चमेली के फूलों से भरी पूरी सड़क तस्तरी में रखे किसी खुशबूदार पकवान सा नजर आ रहा है। लखनऊ के इंद्रांगा का ये इलाका। आकाश के साफ नीले बादल, उस पर लटका हुआ चांद मौसम में एक अजीब सी खामोशी लिए भटक रहा है। इन्हीं शांत सड़कों से होते हुए स्वधा तेज कदमों से घर को लौट रही है। दरअसल ऑफिस में साथ काम करने वाली आरती आज रियूनियन के किसी काम के कारण साथ नहीं लौट पाए। इसी बात से नाराज स्वधा तमाम बातों को खुद ही में बड़बड़ाती अकेले चली जा रही है। ऐसे कैसे वो मुझे अकेले छोड़कर जा सकती है? कितना भी जरूरी काम हो, कभी जब उसका काम होता है तो कैसे बहन बहन बोलकर अपने सारे काम निकलवा लेती है। अब कहना तुम मुझसे कोई काम। स्वधा के चेहरे पर नाराजगी की लकीरें उभर आई है। स्वधा एक ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है, लेकिन सौतेली माँ और बहन का पिता के साथ आए दिन आपसी विवाद ने उसे घर छोड़कर किराए के कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया है। वो सुबह कॉलेज के लिए निकलती और कॉलेज खत्म करके पार्ट टाइम जॉब करती, जिससे उसके अपने खर्च निकल जाते हैं। ऑफिस से देर रात छुटने के बाद स्वधा आरती के साथ ही अक्सर लौटती है, लेकिन आज वो आरती के साथ नहीं बल्कि अकेले ही अपने घर की ओर जा रही है। जहन में तमाम बातों को लिए खुद में बुदाते आने वाली घटना से अनजान स्वधा के पांव चमेली के फूलों को रोंदते हुए घर की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। अकेलापन हमेशा आपको काटने के लिए दौड़ता है और स्वधा को तो अकेले रहने की आदत हो गई है। घर से दूर किराए के कमरे में अकेले रहती है स्वधा। खुद के कपड़े धोने से लेकर खाना पकाने तक वो अपने सारे काम अकेले ही करती आई है। आज भी अकेले ही लौट रही है। जब उसे अकेलापन चुभने लगता है तो वो अपने मोबाइल पर गाने सुन लेती है। आज भी उसने अपने बैग में से मोबाइल को निकाला और उस पे गाने के बोल टाइप किए और कान में हेडफोन लगाकर वो गुनगुनाने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैर चमेली के फूलों के बजाय किसी भारी और सख्त चीज के ऊपर पड़े हो। स्वधा ने घबरा कर दूर हटना चाहा, लेकिन उसके पैर किसी मजबूत हाथों के गिरफ्त में हैं। वो चीख पड़ी। उसके कान से ईयरफोन निकलकर नीचे लटक गए। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? कहते हुए उसके लफ्ज मुंह में ही रह गए। कांपती हुई एक धीरे सी आवाज आई, प्लीज मेरी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। स्वधा ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और ऐसे सड़क पर लेटकर क्यों मदद मांग रहे हो? प्लीज मदद करो मेरी। कहते हुए वो आवाज हवा में कहीं खो गई। उसके हाथों की पकड़ भी ढीली पड़ गई। स्वधा अपने पैरों को छुड़ाते हुए दूर जा खड़ी हुई। माथे के पसीने को पोंछते हुए उसने खुद को संभाला। स्वधा उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करने लगी, लेकिन गली में काफी अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। उसने आसपास देखा मगर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब उसे इस अनजान शख्स की मदद करनी चाहिए या इसे इसी के हाल पर छोड़कर चले जाना चाहिए। पता नहीं कैसा आदमी हो, इसे घर ले जाऊं और कहीं मैं ही किसी मुसीबत में न फंस जाऊं। स्वधा एक अधेड़बुन में है। अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। मुश्किल वक्त में किसी की मदद करना मंदिर में रखे ईश्वर के बराबर का दर्जा पाने जैसा होता है। स्वधा ने जल्दी ही तय कर लिया कि वो इस अनजान आदमी की मदद करेगी। अपनी पूरी ताकत से उसे अपने कंधे के सहारे खड़े करने में स्वधा की सांसें फूल गई। वो सेकंड ईयर की एक मामूली से वजन वाली 5.5 फीट की एक लड़की है और ये एक 6 फीट का मजबूत शरीर वाला बंदा। उसने किसी ऑटो का इंतजार किए बिना पैदल ही घर ले जाने का फैसला किया। ऐसा करने के पीछे दो कारण थे। एक तो वो घर के काफी नजदीक है, दूसरा घर से अलग किराए के कमरे में रहने के कारण उसे पैसों की फिजूलखर्ची पसंद नहीं। रात की सुनसान सड़क पर दो लोग एक दूसरे की बाह में हाथ डाले ऐसे चल रहे हैं जैसे सारी रात का नशा इनके ऊपर ही चढ़ा हो। लड़खड़ाते कदमों से स्वधा किसी तरह उस अनजान आदमी को अपने किराए के कमरे तक ले आई है। कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसके कंधे पूरी तरह से जवाब दे चुके हैं। सांस फूलने की वजह से उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, मानो अभी निकलकर बाहर आ जाएगा। पसीने से तर-बतर स्वधा हाथ के असहनीय दर्द के कारण उस व्यक्ति को संभाल नहीं पाती और वो व्यक्ति फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। ओह सॉरी, मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं गिराया, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? स्वधा ने उसके माथे को रगड़ते हुए माफी मांगने के लहजे में पूछा। स्वधा ने तुरंत ही अपनी पूरी ताकत के साथ उसे कंधे के सहारे सोफे पर लिटाया और दौड़कर मेडिकल किट ढूंढने लगी। हालांकि स्वधा का कमरा काफी छोटा है, इसलिए रखे हुए सामानों के बीच उसे मेडिकल किट आसानी से मिल गई। पहली दफा स्वधा उस शख्स को बिल्कुल करीब से देख रही है। उस शख्स ने अपने चेहरे पर एक काले रंग का मास्क पहन रखा है, जो बहुत कीमती जान पड़ता है। उस मास्क पर हीरो से जड़ा चीते का चेहरा छपा हुआ है। चेहरे पर यह मास्क एक अजीब किस्म का राज लिए हुए है।
स्वधा इस मास्क के पीछे छिपे चेहरे की तमाम तस्वीरें अपने दिमाग में बना मिटा रही है। मेडिकल किट से पेन रिलीफ स्प्रे निकालते हुए स्वधा ने कहा, तुम कोई मिस्ट्री मैन तो नहीं हो? या ये भी हो सकता है कि तुम्हारी शक्ल बहुत खराब है जो तुमने मास्क पहन रखा है? कहते हुए हंस पड़ी। गिरने की वजह से शरीर पर आई चोट को ढूंढते हुए यकाएक स्वधा की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि उस मिस्ट्री मैन की शर्ट पर काफी खून लगा हुआ है। सफेद शर्ट दाईं तरफ से बिल्कुल लाल हो चुकी है। स्वधा ने गौर किया कि उस व्यक्ति को सहारा देने की वजह से उसकी कुर्ती पर भी खून के निशान आ गए हैं। वो पूरी तरह से डर गई। उसे नहीं समझ आ रहा है कि अब वो क्या करे। उसने पहले कभी इतना घायल आदमी नहीं देखा था। स्वधा घबराते हुए मिस्ट्री मैन के शर्ट की बटन को खोलने लगी। चौड़े सीने पर बालों का एक छोटा गुच्छा नाभि तक का रास्ता बना रहा है। सीने पर पुराने घावों के निशान के बीच स्वधा की नजर पेट के उस हिस्से पर पड़ी जहां से खून अभी भी रिस रहा है। उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि ये गोली लगने का निशान है। स्वधा तुरंत पीछे हट गई। मिस्ट्री मैन का खून बह रहा था और उसके घाव को भरने की जरूरत थी। गोली बिल्कुल पेट को छूकर निकली हुई जान पड़ती है। गनीमत है कि गोली पेट में नहीं लगी। इतने गहरे घाव को देखकर स्वधा के होश फक्ता हो गए। हे भगवान, मैं ये कैसे आदमी को अपने घर ले आई? ये कोई अपराधी तो नहीं है? कहीं स्वधा का डर सही तो नहीं था, वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो। स्वधा ने इस अनजान व्यक्ति को घर तक लाकर कोई गलती तो नहीं की। अब चूंकि ऐसी हालत में कोई और सवाल जवाब करना वाजिब नहीं है, इसलिए उसने फौरन इलाज करने का फैसला किया। फिल्मों में देखे हुए तरीकों से उसने उसके घाव का इलाज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले स्वधा ने कॉटन के छोटे छोटे गोले बनाए और उनसे धीरे धीरे उस अनजान व्यक्ति के खून को साफ करना शुरू किया। जब स्वधा ने पूरा खून साफ किया तो उसने देखा कि घाव ज्यादा गहरा नहीं है। ऐसा करते हुए स्वधा के हाथ कांप रहे हैं, पर उसने महसूस किया जैसे कई सालों बाद किसी अपने की देखभाल करते हुए जो संतोष मिलता है वो मिल रहा हो। उसके बाद स्वधा एंटीसेप्टिक से घाव को अच्छे से साफ करने लगी। जैसे ही एंटीसेप्टिक उस अनजान व्यक्ति के घाव पर लगा, उसकी बेहोशी में भी एक दर्द भरी सिसकी निकली। स्वधा अपने मुंह से मिस्ट्री मैन के घावों पर फूंक मारने लगी। जल रहा है ना मिस्ट्री मैन? थोड़ा दर्द और झेल लो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। स्वधा ने ये बात मिस्ट्री मैन से कुछ ऐसे कही जैसे उसके दर्द से स्वधा को भी दर्द हो रहा हो। उसके बाद स्वधा ने उस पर मलहम लगाया और हल्के हाथों से पट्टी कर दी। वैसे मुझे डॉक्टर होना चाहिए, अब तुम आराम से सो पाओगे मिस्ट्री मैन, मैंने तुम्हारे घावों पर मरहम पट्टी कर दी है। उद्धरण चिन्ह। गुमान से स्वधा ने खुद को शाबाशी देते हुए कहा। हालांकि वो एक डिजाइनर बनना चाहती है, पर उसने एक अच्छे डॉक्टर होने का फर्ज भी बखूबी अदा किया है। स्वधा ने एक मोटा कंबल ओढ़ाकर कुछ देर उस मिस्ट्री मैन को ऐसे देखती रही जैसे माँ अपने बच्चे को बिस्तर पर सुलाने के बाद कुछ देर उसका चेहरा निहारती हो। स्वधा अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए बैठ गई। ऑफिस से लौटकर वो देर रात तक पढ़ाई करती है। वो किसी भी हाल में अपने क्लास में दूसरे बच्चों से पीछे नहीं रहना चाहती। उसने अपने मोबाइल को अनलॉक किया और आरती को टेक्स्ट किया। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो खुद को इत्मीनान देते हुए स्वधा ने कहा, शायद वो थकने की वजह से जल्दी सो गई होगी। मुझे आरती के जवाब का इंतजार करने के बजाय पढ़ना चाहिए। स्वधा फॉर्मूलों में उलझी किसी सवाल को हल करने पर खींच रही है कि अचानक उसके कानों में कराहने की आवाज आने लगी। उसने पलटकर सोफे की तरफ देखा। वो दौड़कर उस मिस्ट्री मैन के पास गई। उसका माथा पसीने में बुरी तरह भीगा हुआ है। स्वधा को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि घाव की वजह से उसे बुखार चढ़ गया है। वो दौड़कर बाथरूम में जाती, वहां बेसिन में तौलिया को भिगाती और लाकर उस मिस्ट्री मैन के सिर पर रखती। पूरी रात न जाने कितनी बार उसने दौड़ लगाई होगी और न जाने कितनी बार वो फिसलते हुए बची है। रात भर सिरहाने बैठकर पट्टी करती, न जाने कब स्वधा की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। नींद कितनी भारी होती है रात पर, ये सिर्फ वो समझ सकते हैं जिन्होंने पूरे दिन थकान कमाई हो। सुबह का सूरज बैग टांगे किसी छोटे बच्चे की तरह स्कूल जाने को तैयार खड़ा है। लखनऊ शहर की सुबह गलियों में मुर्गे के बांग से नहीं खुलती, बल्कि घर की औरतों की चूड़ियों की आवाज, बर्तन साफ करते हुए उनके आलते लगे पांव में अटकी पायल के शोर से होती है। पर इंद्रांगा मोहल्ले के एक छोटे से कमरे की सुबह बिल्कुल अलग है। खिड़की से छनकर आती धूप सीधे स्वधा के स्टडी टेबल पे पैर पसारे सोफे तक पहुंच चुकी है। सोफे पर लेटे आदमी की आंखें धूप की चुभन से खुल गई। अपने हाथ की उंगलियों से सिर को छूते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई गीला कपड़ा उसके माथे पर है। उसने कपड़े को झटक कर दूर फेंक दिया। उसे एहसास हुआ कि वो किसी अनजान जगह पर है।
मिस्ट्री मैन कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा है कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे खिड़की के बाहर कोई है। ये आहट पाते ही मिस्ट्री मैन के कान ऐसे खड़े हुए मानो किसी चीते को अपने शिकार की आहट मिली हो। वो कान लगाकर ध्यान से सुनने लगा। धीरे धीरे वो कदमों की आहट उसके कानों से दूर होती गई। पिछली रात की घटना याद आते ही वो किसी चीते सा सचेत हो गया। तभी बीते हादसे के विपरीत उसके कानों तक किसी लड़की की आवाज पहुंची। नरगिसी कोफ्ता, बॉस्केट चाट, मलाई गिलोरी, कुल्फी फालूदा और एक प्लेट बताशी जल्दी खिला दो भैया, लेट हो रहा हमें। स्वधा नींद में बड़बड़ा रही है। न सिर्फ नींद में बोल रही है बल्कि बाकायदा चटकारे भी ले रही है। स्वधा को देखकर मिस्ट्री मैन को याद आ गया कि ये वही लड़की है जिसने पिछली रात उसकी जान बचाई थी। स्वधा के चेहरे पर पड़ती धूप की रोशनी उसकी मासूमियत पर चार चांद लगा रही है। आंख बंद होने के बावजूद वो इतनी बड़ी महसूस होती है, लगता है जैसे समंदर को किसी ने प्लेट से ढक दिया हो, खुलते ही छलक उठेगी। गुलाबी होंठ किसी संतरे के दो टुकड़ों की तरह आपस में चिपके हुए हैं, जिनसे रिश्ता हुआ रस गालों तक पहुंच गया हो। लंबी नोकदार नाक किसी पुल से दो आंखों के बीच की सरहद जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसी खूबसूरती पर आसानी से फिदा हो सकता है। उस मिस्ट्री मैन की धड़कनें अचानक स्वधा को देखकर कुछ देर के लिए बढ़ गई। उसे महसूस हुआ कि लड़की के शरीर पर कोई ब्लैंकेट नहीं। उसने उठकर अपनी ब्लैंकेट उस पर डालनी चाहिए, लेकिन घाव के दर्द की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाया और अपने हाथों से स्टडी टेबल का सहारा लेते हुए वो स्वधा के चेहरे की तरफ झुक गया। उसके होंठ स्वधा के होठों से जा मिले और मिस्ट्री मैन ने स्वधा के होठों को गलती से चूम लिया। पहली मुलाकात का इत्तेफाकन ये किस उस शख्स के आने वाले दिनों में ऐसा तूफान लाने वाला है, इसकी उसको खबर भी नहीं। स्वधा वैसे तो गहरी नींद में है, लेकिन मिस्ट्री मैन के होठों के स्पर्श से उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। ये देखते ही उस शख्स ने जल्दी से खुद को अलग किया। स्वधा फिर गहरी नींद में चली गई और आसपास घट रही इन बातों से बेखबर सपने में अमीनाबाद के रत्तीलाल की दुकान के पकवान खाने में व्यस्त हो गई। खस्ते तो भैया तुमने बहुत टेस्टी बनाए हैं, स्वधा ने अपने होठ को जीभ से चाटते हुए बुदबुदाया। उस शख्स ने स्वधा को ऐसे बड़बड़ाते देख मजाकिया लहजे में कहा, इतने आइटम्स तुम सपने में ही खा सकती हो, होश में तो इस छोटे से पेट में नरगिसी कोफ्ते के बाद कुछ नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। स्वधा को देखकर मिस्ट्री मैन ये सोच ही रहा है कि उसे वापस से खिड़की के बाहर एक आहट महसूस हुई। वो दबे कदमों से खिड़की के पास गया और तभी मिस्ट्री मैन का मोबाइल रिंग करने लगा। उसने फटाक से रिंगटोन को बंद किया। उसका मुस्कुराता हुआ गर्म चेहरा अचानक से गुस्से में तब्दील हो गया, आंखें लाल हो गई। फोन रिसीव करते हुए ठंडी आवाज में बोला, हेलो। उद्धरण चिन्ह। फोन के दूसरे तरफ से आवाज आए, आप कहाँ हैं इस वक्त, हम लोग पिछली रात से आपको ढूंढ रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ कौन है जो मिस्ट्री मैन को कल रात से ढूंढ रहा है? क्या बार बार मिस्ट्री मैन को जो आहट सुनाई दे रही है वो कल के हादसे से जुड़ी कोई कड़ी है या उसका वहम? क्या जाने से पहले मिस्ट्री मैन स्वधा से मिलकर जाएगा? कौन है ये मिस्ट्री मैन, क्या स्वधा जान पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। के कौन है? आप कहाँ हैं इस वक्त, हम लोग पिछली रात से आपको ढूंढ रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ से बहुत फिक्र के साथ पा अभिनव ने पूछा। मिस्ट्री मैन ने पीछे पलटकर स्वधा को देखा जो अभी भी छोटे बच्चे की तरह सोई हुई है। मैं तुम्हें अपनी करेंट लोकेशन भेज रहा हूं, ये कहते हुए मिस्ट्री मैन ने कॉल कट कर दी। वो पलटकर स्वधा के नजदीक आया और जमीन पर गिरे ब्लैंकेट को उठाकर उसने स्वधा को ढक दिया। ठीक पिछली रात की तरह वो भी स्वधा को खड़े होकर वैसे ही देख रहा है जैसे कल स्वधा उसको देख रही थी। उस शख्स की आंखें बड़ी हो गई, जैसे न जाने कितने सालों बाद वो किसी को चैन से सोते हुए देख रहा हो। उसके बाद उस शख्स ने स्टडी टेबल पर रखी स्वधा की नोटबुक पर कलम से अपना नाम लिखा, के। कौन है ये शख्स जिसने अपने चेहरे को एक मुखौटा दिया है? क्यों उसने अपना नाम स्वधा की नोटबुक में लिखा? स्वधा ने के को बचाकर क्या सही कदम उठाया है? ऐसा कहते हैं कि ईश्वर और शैतान जब भी आपसे टकराते हैं आप उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते हैं। पिछली रात स्वधा ने जिस व्यक्ति की जान बचाई वो ईश्वर है या शैतान, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी सुबह 6 फीट का लंबा और मजबूत कद का ठीका के इंद्रांगा के छोटे से कमरे से निकलते हुए उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भले ही वो बख्शी हुई जिंदगी लेकर यहाँ से जा रहा हो पर उसका सुकून हमेशा हमेशा के लिए इसी कमरे में कहीं छूट जाएगा। इंद्रांगा की गली आज लग्जरी कारों की कतारों से भर गई है। अगर ये सुबह का वक्त ना होता तो ये पूरा इलाका जाम हो जाता। अभिनव ने आगे बढ़कर खोजती हुई आंखों से बड़ी फिक्री के साथ पूछा, आप ठीक तो हैं? कहीं कोई गहरी चोट तो नहीं आई? हम कल रात से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर आपकी कोई खबर ही नहीं। उद्धरण चिन्ह।
अभिनव आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही एक ठंडी मगर असरदार आवाज ने उसके सारे सवालों का जवाब दे दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। के ये चंद लफ्ज 130 करोड़ कीमत की आई गाड़ियों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। अभिनव ने तुरंत पलटकर गाड़ी का दरवाजा खोला और के कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी शर्ट उतारी और पसलियों के ठीक नीचे घाव के निशान को निहारने लगा। अभिनव ने जब के को अपने घाव को इस तरह देखते हुए देखा तो वो अपने मन में सोचने लगा, क्या घाव किसी के चेहरे सा दिखाई पड़ सकता है? दर्द में जब कोई मुस्कुराए तो क्या वो किसी को याद कर रहा है, ऐसा समझा सकता है? अभिनव ये सोच ही रहा था कि तभी के ने कहा, अभिनव मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, इसके बारे में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, छोटी से छोटी। अभिनव ने जी में सिर हिलाते हुए जब उस तस्वीर को खोला तो वो कुछ देर के लिए अवाक सा रह गया। ये एक लड़की है जिसके बारे में सच में के जानना चाहते हैं। अभिनव के की बहुत इज्जत करता है। आज जहां भी अभिनव है उसका श्रेय के को जाता है। के की कही बात को आदेश समझकर अभिनव ने 20 साल की इस स्वधा के बारे में सब कुछ पता लगाने का फैसला कर लिया। सवाल यह है कि के शहर के सबसे बड़े मॉल के डी का मालिक स्वधा जैसी एक मामूली सी लड़की के बारे में सब कुछ क्यों जानना चाहता है? क्या सचमुच वो अभी भी स्वधा के बारे में सोच रहा है? जबकि पिछली रात के घाव से अभी तक वो उभर नहीं पाया है। जिसने भी कल रात उसे मारने की कोशिश की थी वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा होगा, उसे वो ढूंढ निकालेगा। ऐसा कहते हैं कि आज तक के की शक्ल को उसके कुछ खास दोस्तों और निजी गार्ड्स के अलावा और किसी ने नहीं देखा है। यहां तक कि मीडिया के कैमरों में भी के की बिना मास्क के एक तस्वीर तक नहीं है। यहां तक कि देश के प्रेसिडेंट ने भी नहीं। के कौन है, क्या काम करता है, ये एक राज है। इतनी ऊंची शख्सियत को कल रात स्वधा ने मरने से बचाया था। गोमती नदी के सामने बने एक आलीशान ऑफिस में कांच की इमारत से झांकते हुए के किसी बड़े खेल का वजीर नजर आ रहा है। क्या ये वजीर जिस रानी की पहरेदारी कर रहा है हकीकत में जानता भी है कि वो रानी नहीं बल्कि मुसीबत में पड़ी राजकुमारी है? क्या वो स्वधा के बारे में सब कुछ जानकर उसे छोड़ देगा? के मन में सोच रहा था, कौन है ये लड़की जिसने मेरी जान बचाए? अब तक तो बस जान लेने वालों से ही पाला पड़ा है, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? पर उस लड़की की मासूमियत को देख। उद्धरण चिन्ह। इन्हीं सवालों के बीच अभिनव कमरे में दाखिल हुआ, बिना पीछे मुड़े के ने जवाब दिया, आ जाओ अभिनव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। अभिनव ने फाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये रही उस लड़की की जानकारी जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। वहीं टेबल पर रख दो। के ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। वो अभी भी किसी गहरी सोच में है। अभिनव ने फाइल मेज पर रखते हुए जी में सिर हिलाया। कुछ देर इंतजार करना सही समझते हुए अभिनव वहीं खड़ा रहा। जैसे ही वो जाने को हुआ अचानक उसके कान पर एक गुस्से भरी आवाज पड़ी, के डार्लिंग, क्या तुम्हें सच में मरने का शौक है? अभी पिछली बार के जख्म भरे नहीं और तुम फिर एक नई चोट ले आए। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ऑफिस के दरवाजे पर खड़े एक खूबसूरत जवान आदमी ने लगभग चीखती हुई आवाज में कहा। अभिनव ने हरीश के इस बर्ताव पर उसे शांत रहने का इशारा किया। अभिनव, तुम जा सकते हो, के ने अभिनव को आदेश के लहजे में कहा। जी। सिर हिलाते हुए अभिनव केबिन से बाहर निकल गया। गोरा चेहरा, लंबी नाक, घुंघराले बाल, मोटी भौहें और गहरी आंखें। एक ऐसा आदमी जिसमें सारी अदाएं भारी पड़ी हैं। हरीश के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। आज के जहां पर है उसमें हरीश का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए उसमें अपने सवालों को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं है। हरीश अपनी चिंता और नाराजगी दोनों ही पूरे हक से के से जाहिर करता है। के तुम अपना ख्याल खुद क्यों नहीं रख सकते? ये पूछते हुए हरीश की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई। लेकिन के ने हरीश की बातों को जरा भी तवज्जो नहीं दी और जाकर सीधा कुर्सी पर बैठ गया। टेबल पर रखी स्वधा की फाइल को उठा के वो बड़े ध्यान से पलटने लगा। जब उसने स्वधा की इन्फॉर्मेशन देखी तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। पता नहीं उस इन्फॉर्मेशन में क्या है जिसको देखकर के का चेहरा खिल उठा। धीरे धीरे उसके हाथ अपने होंठों को ही सहलाने लगे और अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। जब हरीश ने के को मुस्कुराते हुए देखा तो वो हैरान हो गया। ऐसा क्या है उस फाइल में जो के जैसे सख्त व्यक्ति को भी ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में मुस्कुराने के लिए मजबूर कर रहा है? हरीश बिना कुछ कहे सिर्फ के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। के फाइल के पन्नों को पलटता अचानक गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ देखी जा सकती है। हरीश
के चेहरे पर आए तनाव को भांपते हुए बोला, इस वक्त किसी भी तरह का दबाव लेना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। के स्वधा की जिंदगी में चल रहे उतार चढ़ाव को देखकर दुखी हो रहा है। हरीश ने गंभीरता को भांपते हुए इस बार अपनी बात पर और जोर देकर पूछा, क्या हुआ? किस बात को लेकर परेशान हो? कोई जवाब न पाकर हरीश के नजदीक चला गया और ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है। हरीश ने जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गया। सीरियसली, इतनी देर से बैठकर तुम एक लड़की की तस्वीर देख रहे हो, तुम ठीक तो हो? कहते हुए हरीश ने के माथे पर हाथ रख दिया। के ने हरीश के हाथ को झटके से हटाया और उसे दूर किया। दरअसल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके करीब आए। के का ये बयान कि कभी किसी को इतने करीब मत लाओ कि वो आपकी कमजोरी बन जाए, उसके पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। क्या यही बात उसे इतना परेशान कर रही है कि कल से वो स्वधा के इतने करीब जा चुका है कि वो उसकी कमजोरी बन चुकी है और फाइल में पड़े स्वधा की जिंदगी के दस्तावेज के को उसके और करीब ले जा रहे हैं, जिसकी जगह वो और किसी को नहीं दे सकता, हरीश को भी नहीं। शायद यही कारण है कि उसने हरीश को खुद से दूर कर दिया। हरीश ने लगभग खुद को संभालते हुए गुस्से में कहा, ये क्या तरीका है के डार्लिंग? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? के ने तुरंत ही जवाब दिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी फाइल में दिख रही ये लड़की है। कौन है ये जिसको इतने गौर से तुम देख रहे हो? हरीश ने लगभग के को चिढ़ाते हुए कहा, जो तुम्हारा काम है तुम उसे करो। के ने थोड़ा गुस्से में कहा, यह जानना भी मेरा ही काम है कि वो कौन है जिसने मेरे के को एक रात में इतना बदल दिया। सख्त के आज किसी गुलाब के माफिक खिला खिला दिख रहा है। हरीश ने ताना मारते हुए कहा, तुम सच में अगर मेरे इतने फिक्रमंद हो तो थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते हुए के ने फिर से अपनी आंखें फाइल में गड़ा ली और स्वधा के ख्यालों में खो गया। हरीश ये बात अच्छे से जानता है कि के अगर किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता तो वो नहीं ही करता है, पर बात इस वक्त एक लड़की की है, इसलिए हरीश ये बात जानने के लिए उतावला हो रहा है कि क्या सच में के इस लड़की में किसी भी तरह की दिलचस्पी रखता है। हरीश ने एक आखिरी दांव मारते हुए कहा, अकेले रहना है? ठीक है रहो, मुझे क्या, पर एक बात सुन लो कि ये लड़की तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम इससे बेहतर डिजर्व करते हो और देखने में भी कितनी छोटी है ये तुमसे। तुम सच में इसे पसंद करते हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसा हूं? के ने बिना हरीश की तरफ देखे बहुत धीमी आवाज में अपनी बात कही। हरीश ने अपनी पूरी अदाओं के साथ कहा, मैं मानता हूं कि हर पुरुष खुद को किसी स्त्री के साथ ही पूर्ण पाता है, तो अगर तुम्हें किसी लड़की की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। तुम पे मुझे एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में लड़की की जरूरत होगी भी तो मैं तुमसे तो कभी नहीं कहूंगा। के ने लगभग मजाकिया अंदाज में कहा, तुम कितना भी बोल लो पर खोए हुए तो हो तुम। ये कहते हुए हरीश फिर से के करीब टेबल पर आकर बैठ गया। के ने नजरानंदाज करते हुए फाइल में ही आंखें गड़ाए रखी। हरीश ने कोई जवाब न पाकर उसके गर्दन पर हॉर्न फेरते हुए पूछा, कल तुम्हें चोट कहाँ आई, जरा देखो तो। के ने उसके हाथ को दूर हटाते हुए कहा, जहां तुम ढूंढ रहे हो वहां कोई चोट नहीं आई है मुझे, सिर्फ एक मामूली सा घाव हुआ है पसलियों के नीचे। अब अगर तुम्हारी जांच पड़ताल खत्म हो गई हो तो क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? ये बात कहकर जैसे उसने इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दिया हो। दोस्ती के रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात होती है कि आपको अपनी बात कहने के लिए किसी बनावटीपन की जरूरत नहीं पड़ती। आप बेलिहाज कुछ भी कह सकते हो अपने दोस्त से। ये रिश्ता ही इस मासूमियत को जिंदा रखता है जो हमने अपने बचपने के साथ खो दी। हरीश और के दोनों ऐसे ही दोस्त हैं। हरीश को जब ये महसूस हुआ कि अभी इस लड़की के बारे में बात करना सही नहीं है तो उसने इस बात को खत्म करना ही जरूरी समझा और टॉपिक को बदलते हुए बोला, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। के ने अब हरीश की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, बोलो। कल रात तुम पर किसने हमला किया? क्या तुम्हें कुछ भी इसके बारे में पता है? आखिर कौन है जो खुद मौत को बुलावा दे रहा है? ये कहते हुए हरीश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुमने बिल्ला गैंग के बारे में सुना है? आखिर बिल्ला गैंग के को क्यों मारना चाहता है? क्या के स्वधा के लिए जो महसूस कर रहा है उसे स्वीकार करेगा? स्वधा के बारे में ऐसा क्या पता चला जिसको जानकर के इतना दुखी हो गया? क्या स्वधा की जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है जिसके बारे में के पहले से जानता है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आइडियल बॉस की आइडियल पसंद। जब के ने हरीश से बिल्ला गैंग के बारे में पूछा तो हरीश को विश्वास नहीं हुआ। के जैसे इतने पावरफुल इंसान को कोई ऐसा गैंग जो अभी अभी दबंगई करना सीख रहा है,
वो कैसे नुकसान पहुंचाने की सोच सकता है। बिल्ला गैंग आलमबाग इलाके के ऐसे गुंडों का गैंग है जो चोरी, लूटमार और सुपारी लेकर किसी को भी मार सकते हैं। इस गैंग का सरगना बेगो केवट है। हालांकि इस गैंग की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो के जैसी बड़ी हस्ती से मुठभेड़ कर सके। क्या इस गैंग के पीछे किसी पावरफुल इंसान का हाथ है या के किसी पुराने दुश्मन का ये काम है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि कल रात को जो हमला तुम पर हुआ है वो इस चिंदी गैंग का काम है? हरीश ने हैरान होकर पूछा। शायद, के सोच में डूबा कंधे उचकाते हुए कहा। संग जबरिया भले ही एक छोटा गैंग हो पर इसके पीछे जरूर किसी ऐसे शख्स का हाथ है जो उनसे ये करवा रहा है। ये कहते हुए के की आंखों के सामने कल का पूरा हादसा एक बार फिर से सामने आ गया। मास्क से ढके चेहरे में से झांकती आंखें जिनमें कल हुए हादसे की धधक देखी जा सकती है। हरीश ने के शारीरिक हाव भाव से भाप लिया है कि अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है। उसने माहौल को सहज करने के लिए के को सांत्वना दी और खुद को शांत करते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, इसमें तुम्हें शामिल होने की जरूरत नहीं है। ये बिल्ला गैंग को तो मैं देख लूंगा। उद्धरण चिन्ह। के कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर अचानक से उसने हरीश को कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। के ने फिर से वही बात कही जिससे पीछा छुड़ाकर हरीश ने हमले की बात छेड़ी थी। के का बार बार ये कहना कि अभी जाओ, हरीश को अच्छा नहीं लगा। हरीश ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, एक तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, मुझे कितनी चिंता हो रही थी कल से, और तुम हो कि मुझे भाव ही नहीं दे रहे हो। सीने में तुम्हारे दिल है या पत्थर? तुम खुद अपनी मर्जी से आए, मैंने नहीं बुलाया, और प्लीज ये चिंता की रट लगाना बंद करो। के ने खींचते हुए कहा, क्यों न करूं तुम्हारी चिंता? आखिर मैं नहीं करूंगा तो क्या ये फाइल वाली लड़की करेगी? लगभग लड़ती हुई आवाज में हरीश ने पूछा। के को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने चेतावनी भरे लहजे में हरीश से कहा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो हरीश। मुझे लगता है कि तुम्हें नवाबों का ये शहर लखनऊ रास नहीं आ रहा। तुम्हारी व्यवस्था करनी पड़ेगी किसी और शहर में। के दो टूक जवाब ने हरीश को समझा दिया है कि सच में के अब बदल चुका है। ये वो के नहीं है जो कभी सिर्फ उसका अपना हुआ करता था। हरीश का चेहरा उतर गया। उसने उठते हुए कहा, ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, जा रहा हूं। पर एक बात सुन लो, मैं सिर्फ तुम्हारे केबिन से जा रहा हूं, ये शहर छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रहा। हरीश के केबिन से बाहर आ गया। अभिनव को अपनी तरफ आते देख हरीश ने आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लिया और खींचकर उसे किनारे की ओर ले गया। अभिनव को ऐसे घूरने लगा मानो सारा कसूर इसी का हो। अभिनव हरीश के इस व्यवहार से झेपते हुए कहा, अगर आप मुझे इस तरह से देखेंगे तो मुझे लगेगा कि कहीं आप मुझ में तो नहीं इंटरेस्ट ले रहे। कहते हुए अभिनव की हंसी छूट गई। छी, इतना भी बुरा वक्त नहीं चल रहा। हरीश ने अभिनव को पीछे धकेलते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे आइडियल बॉस आजकल किसी लड़की बच्ची में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तुम्हें पता है ये कौन है? पूछने के हाव भाव ऐसे है जैसे हरीश बहुत उत्सुक हो। अभिनव के की बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। उसने इस बात को बहुत ही साधारण ढंग से लिया और कहा, हैरी, मुझे नहीं पता। ये उनका बहुत ही पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कैसे कुछ बोल सकता हूँ। हरीश को पता है कि अभिनव से के की कोई बात निकलवा पाना पानी से पानी छानने जैसा है। उसके बावजूद भी उसने एक ट्राई मारना सही समझा। तुम पागल हो, वो लड़की बहुत ही छोटी है और तुम्हारे आइडियल बॉस पिछले 16 साल से सिंगल हैं। तुम्हें नहीं लगता कि उनका टेस्ट अब थोड़ा अलग होना चाहिए? तुम सबका दिमाग खराब। हरीश अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है कि तभी अभिनव का फोन बजता है। वो फोन देखते ही सीरियस हो जाता है और जल्दी से कॉल रिसीव करता है। हेलो सर, मैं बस। उधर से आवाज आती है, मुझे लगा तुम मर गए। दरअसल ये कॉल के का है जो अपने केबिन में बैठकर अभिनव का इंतजार कर रहा है। नहीं सर, मैं बस आ ही रहा था कि मुझे हैरी सर ने रोक लिया। अभिनव ने हरीश को देखते हुए कहा। हरीश को जब ये पता चला कि फोन पर के है तो उसने तेज से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, बोल दो उसको। अभिनव ने किनारे हटकर बात सुनने की कोशिश की कि के उससे क्या बोल रहा है। 1 मिनट के बाद अभिनव ने कॉल कट की और हरीश से कहा, आज शाम को ही आप लेह के लिए फ्लाइट से निकल रहे हैं। मैं आपकी टिकट करता हूं, ऐसा मेरे आइडियल सर ने कहा है, और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ दिन में ही वापस आ जाए तो आपका जाना ही बेहतर है, वरना भूल जाए कि आप इस पूरे साल में लखनऊ वापस आ पाएंगे। अब कृपा करके श्रीमान मेरा रास्ता साफ करें और मुझे जाने दें। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अभिनव सीधा के केबिन की तरफ चल दिया। हरीश वही खड़े होकर तेज से चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जा रहा, सुन लो सब।
दरअसल हरीश ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और अभिनव की भी बहुत मदद की है। आज इस तरह जब उसके दोनों करीबी लोग उसे जाने के लिए कह रहे हैं तो उसे बहुत बुरा लग रहा है। अभिनव के केबिन में आता है और उसकी तरफ एक और फाइल बढ़ाते हुए बोलता है, मैंने पता किया, स्वधा जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। उद्धरण चिन्ह। ओके। के ने इस साधारण से जवाब के साथ फाइल को हाथ में ले लिया। आप क्या खाएंगे? आपको चोट लगी है तो कुछ हल्का नाश्ता बनाने के लिए बोल दूं करीम चाचा से। के ने जैसे ही फाइल खोली सबसे पहले उसे स्वधा की तस्वीर दिखी। के को स्वधा की आंखें बहुत अच्छी लगी। वो सोचने लगा कि क्या सच में कोई इतना मासूम हो सकता है। भगवान ने जैसे स्वधा के दिल को उसकी आंखों में रखा हो, एकदम पाक आंखें। ये सोचते ही के को स्वधा का नींद में बड़बड़ाना याद आ गया और वो मुस्कुराते हुए कहा, नरगिसी कोफ्ता, बॉस्केट चाट, मलाई गिलोरी, कुल्फी फालूदा और एक प्लेट बताशी। अभिनव जो कि कब से खड़ा अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था, ये सुनते ही आश्चर्य से कहा, जी। के को जब लगा कि उसकी खाने की लिस्ट अभिनव ने सुन ली तो उसने तुरंत सीरियस होते हुए कहा, हाँ अपने हिसाब से कुछ भी बोल दो, मैं खा लूंगा। उद्धरण चिन्ह। अभिनव ने जी में सर हिलाया और बाहर चला गया। के फाइल को हाथ में पकड़े दोबारा से कांच वाले हिस्से में आ गया जहां से गोमती नदी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। मन में ढेर सारे ख्याल जो उसे स्वधा के बारे में पता चल रहे हैं। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। बालों में हाथ फेरते हुए मुंह से निकला, स्वधा। आज की सुबह स्वधा के कमरे पर रात में देर से सोने की वजह से स्वधा को अलार्म सुनाई ही नहीं दिया और उसकी आंख आरती के कॉल से खुलती है। स्वधा अभी भी नींद में ही फोन पर आरती से कहती है, हेलो। फोन के दूसरे तरफ से आरती ने फटाक से पूछा, हेलो मैं कॉलेज पहुंच गई, कहाँ है तू? उद्धरण चिन्ह। नींद में। स्वधा आंखें बंद किए नींद में ही बडबड रही। आरती को जब पता चला कि स्वधा अभी तक बिस्तर पर ही है तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम अभी तक सो रही हो, आज भी कॉलेज लेट से आओगी। स्वधा को अब थोड़ा होश आया। उसने जल्दी से आंख खोली। उसे याद आया कल रात उसके कमरे में एक मिस्ट्री मैन भी था। उसने तुरंत पलटकर सोफे की तरफ देखा। हे भगवान, कहाँ गया वो? स्वधा ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए खुद से ही कहा। कौन? कहाँ गया? दूसरी तरफ से आरती ने पूछा। हाँ वो कोई नहीं, बिल्ली का बच्चा, पता नहीं कहाँ चला गया। स्वधा ने बात बनाते हुए आरती से कहा और अभी भी वो किचन की तरफ झांककर देख रही है, कहीं अंदर तो नहीं है वो मिस्ट्री मैन। फोन के दूसरे तरफ से आरती ने सचेत करते हुए कहा, आज भी अगर लेट हुई तो ललिता मैम तुझे मुर्गी बनाकर रखेंगी पूरे टाइम क्लास में। फिर बिल्ली का बच्चा ढूंढने लायक भी नहीं बचेंगी तुम्हारी टांगे। कहते हुए हंस पड़ी आरती। फोन रखते ही स्वधा ने अपने सामान को समेटना शुरू किया। उसने देखा कि उसका पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। सोफे के पास मेडिकल किट, टेबल पर किताबें, बैग खुला हुआ। ये सब देखकर उसका सर चकरा गया। उसने जल्दी जल्दी सारे सामान को बड़बड़ाते हुए उनकी जगह रखना शुरू किया। ये सब ना उस मिस्ट्री मैन की वजह से हुआ है, ना ही वो आता और ना ही मुझे आज लेट होता। एक तो मदद करो, ऊपर से अपना ही नुकसान। कौन लिख कर गया है कि भला करना अच्छा काम होता है, खाक अच्छा होता है। आज तो मेरी क्लास लगने से कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं भगवान जब मेरी किस्मत लिख रहे थे तो उनके यहाँ लाइट चली गई थी क्या? सब टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है। अब कोई मरे या मारे, मैं किसी की कोई मदद नहीं करने वाली। भाड़ में जाए सब, आज से बस खुद से मतलब रखूंगी। हे भगवान, बस आज बचा लो ना यार मुझे, प्लीज। बड़बड़ाते हुए स्वधा जल्दी जल्दी तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में पहुंचते ही उसे पता चला कि प्रिंसिपल ने स्वधा को उनके ऑफिस में बुलाया है। ये सुनते ही स्वधा के पेट में एक अजीब सी ऐंठन हुई। दरअसल स्वधा जब से अपना घर छोड़कर अलग रहने लगी तब से वो हर रोज थोड़ी बहुत लेट हो जाती है और जॉब करने की वजह से वो पढ़ाई पर भी उतना ध्यान नहीं दे पा रही जितना कि उसको देना चाहिए। स्वधा प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी थी। मैम, मैं अंदर आ जाऊं? स्वधा ने डरते हुए पूछा। कम इन, अंदर से प्रिंसिपल मैम ने जवाब दिया। स्वधा जैसे ही अंदर आई मैडम ने उसको डांटना शुरू कर दिया। स्वधा, तुम इधर रोज लेट आती हो, अब पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? पिछले हफ्ते तुम 3 दिन छुट्टी पर थी बिना किसी एप्लीकेशन के और शर्मा सर बता रहे थे कि तुमने डिबेट कंपटीशन के लिए भी मना कर दिया है। अगर ऐसा चलेगा तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, कल लेकर आना उनको। स्वधा को लगा जैसे वो अभी रो देगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैम वो मैं आपको बताने ही वाली। उद्धरण चिन्ह। कि तभी प्रिंसिपल ने उसकी बात को काटकर कहा, कल पेरेंट्स को लाना है, मतलब लाना है, अब तुम जा सकती हो, गेट आउट। स्वधा सिर लटकाए आंखों में आंसू भरे निकल गई।
आज दिन ही खराब है, एक तो कल ढंग से सोई नहीं, ऊपर से सुबह सुबह डांट भी खा गई। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है यार। स्वधा खुद में बुदबुदाते हुए कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ने लगी। इस वक्त अगर उसे किसी से मिलना है तो वो है आरती। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रही थी कि उसने देखा कि सामने से एक लड़की सीढ़ियों से उतर रही है, जिसे देखते ही स्वधा ने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी। क्या स्वधा के पेरेंट्स उसके कॉलेज आएंगे? क्या होगा जब स्वधा को पता चलेगा कि उसकी जिंदगी में ये छोटी मोटी मुश्किलों के बीच एक तूफान आने वाला है? स्वधा के ख्यालों में खोया हुआ के का अगला कदम क्या होगा? आखिर कौन है ये लड़की जिसको देखते ही स्वधा वापस जाना चाहती है? जानने के लिए पढ़ते रहिए। बहना का क्या कहना। स्वधा नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, हे स्वधा। स्वधा ने जैसे ही ये सुना उसकी हॉट बीट और तेज हो गई और उसने तेजी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। तभी एक और आवाज आई, तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है। स्वधा तब भी नहीं रुकी, उसके पीछे एक और आवाज, कितनी बदतमीज है, सच में कैसे झेलती हो इसको तुम। दरअसल ये दोनों आवाजें स्वधा की बहन के दोस्तों की थी, जो स्वधा की बहन की दोस्त कम चमची ज्यादा हैं। स्वधा ने जैसे ही उन चमचियों को सुना तो स्वधा को हंसी आ गई। वो सोचने लगी, जब मैं छोटी थी तब से मैं ही सब कुछ झेल रही हूँ। जो कुछ भी मुझे पसंद था हर वो चीज मेरी बहन ने मुझसे छीन ली। जो कुछ भी मुझे चाहिए होता है वो हर उस चीज को मुझसे पहले हासिल कर लेती है और ये कह रहे हैं कि मुझमें तमीज नहीं है। दुनिया में मैं सबसे ज्यादा अपने पापा को प्यार करती हूँ, इस लड़की ने उनको भी मुझसे दूर कर दिया। गलतियां खुद करती थी और इल्जाम मुझ पे थोप देती थी। पापा ने कभी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की, हमेशा शेफाली की बातों को सच माना। यहाँ तक कि वो दूसरों की चीजें चुराती और आंखों में आंसू भर के मासूम सा चेहरा बनाकर पापा से कहती कि ये मैंने किया है। इसकी वजह से मैंने कितनी मार खाई है ये बस मैं जानती हूँ। शायद उसका मूड नहीं है बात करने का, जाने दो, शेफाली ने पल्लवी और जया से कहा। शेफाली को स्वधा बिल्कुल पसंद नहीं है, न ही वो स्वधा को अपनी बहन मानती है, पर ऊपर वाले ने शेफाली को ऐसा बनाया है कि उसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसके अंदर एक शैतान पलता है। देखने में एकदम भोली सूरत, सजने धजने में माहिर, साजिशों में दिमाग ऐसे चलता है मानो उसमें शेफाली ने डिग्री हासिल की हो। बेबी पिंक कलर का सूट, हाथों में सिल्वर चूड़ियां, कानों में छोटी छोटी बालियां, पैरों में नागरे जूते पहने हुए इस शेफाली को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसने स्वधा की जिंदगी में क्या तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। जया ने अपनी आंख मटकाते हुए कहा, तुम इतनी सीधी हो ना, तभी ये स्वधा तुम्हें इतने नखरे दिखाती है। पल्लवी ने आग में थोड़ा और घी डाला। हाँ शेफी बेबी, तुम स्वधा से कुछ कहती नहीं इसलिए वो तुमसे छोटी होकर भी तुम्हारी एक बात नहीं सुनती। उद्धरण चिन्ह। पल्लवी और जया की बातें सुनकर शेफाली को लगा कि सच में उसका दिल कितना बड़ा है। कहते हैं कि अगर आप एक ही झूठ को बार बार बोले तो वो सच बन जाता है। शेफाली ने अपने नेक बनने के नाटक को जारी रखते हुए कहा, मुझे पता है अभी उसका मूड खराब है, मैं मेरी बहन को अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग स्वधा को ऐसे मत बोला करो मेरे सामने। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर स्वधा से रहा नहीं गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरी प्यारी बहन? तुम्हें तो मुंबई जाकर एक्टिंग करनी चाहिए और तुम्हें पता है तुम्हें जल्दी ही किसी सीरियल में वैम्प का किरदार मिल जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दोगी, साथ में अपनी ये दो चुमचियां भी लेकर जाओ, इन्हें भी पीछे खड़े रहने वालों के कैरेक्टर मिल जाएंगे। स्वधा की ये बात सुनकर जया ने शेफाली का साथ देते हुए कहा, तुम्हें जरा सा भी नहीं दिखता कि तुम्हारी बहन तुम्हें कितना मानती है? तुम इतनी ढीठ क्यों हो? पल्लवी भी जया की हाँ में हाँ मिलाते हुए स्वधा से बोली, हाँ तुम अपने आप को समझती क्या हो? स्वधा ने अपने बैग को साइड में रखते हुए पल्लवी को बड़ी शांति से जवाब दिया, एक बात बताओ यार, ये जो टशन तुम मुझ पर दिखा रही हो ये कहाँ से खरीदी है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये एकदम बकवास लग रही है। उद्धरण चिन्ह। पल्लवी ये सुनते ही एकदम पागल हो गई और स्वधा के एकदम सामने आकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हें टशन दिखा रही हूँ। स्वधा ने पल्लवी के मुंह के एकदम सामने आकर कहा, कोशिश तो पूरी कर रही हो पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। उद्धरण चिन्ह। स्वधा के इतना कहते ही पल्लवी ने स्वधा के ईयरफोन खींच के फेंक दिए। अब स्वधा शांत रहने वालों में से नहीं, उसने पल्लवी का बैग खींचकर नीचे फेंक दिया। पल्लवी स्वधा के बाल नोचने लगी और स्वधा भी अपने हाथों से पल्लवी का मुंह खरोचने लगी। स्वधा ने पल्लवी से लड़ाई करते वक्त चीखते हुए कहा, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि मैं किसको जानती हूँ। मैं एक चीते को जानती हूँ, अगर मैंने तुम लोगों की शिकायत उससे कर दी ना तो तुम सबको नोच नोच के खा जाएगा वो, समझी तुम लोग?
उद्धरण चिन्ह। स्वधा को इस वक्त ये ख्याल ही नहीं है कि वो क्या कह रही है, वो ये सब बस अनजाने में कह गई, लेकिन अगर के की नज़र से समझे तो स्वधा सच कह रही है। स्वधा को ऐसे चीखते चिल्लाते देख शेफाली को मन ही मन बहुत खुशी हो रही है। दरअसल शेफाली यही चाहती है कि स्वधा की इमेज कॉलेज में खराब हो जाए कि तभी पीछे से एक चीखती हुई आवाज आई, क्या कर रहे हो तुम लोग। आरती ने आते ही स्वधा और पल्लवी को एक दूसरे से अलग किया और स्वधा के बाल सही करते हुए देखने लगी कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई है। स्वधा ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। आरती ने जया और पल्लवी से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग गंवार हो क्या? क्यों हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो? पल्लवी ने तुरंत जवाब दिया, शुरुआत उसने की थी। जया ने पल्लवी की हाँ में हाँ मिलाई। तभी शेफाली अपना मुंह लटकाकर आरती से कहने लगी, सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही उसे बात करने के लिए रोक लिया था। आरती ने शेफाली को एक नज़र देखा और बोली, ऐसा है, अब स्वधा यहाँ नहीं है तो अपना ये नाटक करना बंद करो और मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम लोग। अगर अगली बार तुम में से किसी ने भी उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं बताऊंगी तुम सबको कि सच में परेशान करना किसे कहते हैं। आई समझ? आरती ने चुटकी बजाते हुए कहा। आरती एक राजपूत परिवार से है और कॉलेज में भी एक ग्रुप है जिसका नाम राजपूत ग्रुप है, और इस ग्रुप से पंगा लेना शेफाली और उसकी दोनों चमच्चियों के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए इन तीनों को पता है कि आरती के होते हुए वो स्वधा से ज्यादा पंगा नहीं ले सकती हैं। शेफाली को भी आरती बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो कभी ये दर्शाने की हिम्मत नहीं कर सकती क्योंकि शेफाली को हमेशा लोगों के सामने अच्छे बने रहने की आदत पड़ चुकी है और इस बार तो वो द मोस्ट ब्यूटीफुल का खिताब भी जीतना चाहती है, जबकि पिछले साल ये खिताब स्वधा को मिला था। स्वधा वापस आकर आरती से कहती है, आरती चलो यहाँ से। जब आरती और स्वधा वापस जाने लगते हैं तो शेफाली फिर पीछे से आवाज देती है, स्वधा सुनो ना एक मिनट। स्वधा रुक तो जाती है पर पीछे नहीं मुड़ती, चुपचाप वही खड़ी रहकर खुद में ही बुदबुदाती है, आखिर इसको मुझसे चाहिए क्या। तभी पीछे से आकर शेफाली स्वधा से कहती है, डैड ने तुम्हें घर पर बुलाया है आज डिनर के लिए। कल ही कह रहे थे कि कब से उन्होंने तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड किया है। और शर्माते हुए बोली, और आज तुम्हारे होने वाले जीजू भी आ रहे हैं तो उनसे मिल लेना। उद्धरण चिन्ह। घर। बहुत धीमी आवाज में स्वधा ने ये शब्द कहा। पिछले 6 महीने से स्वधा ने घर नहीं देखा, डैड को नहीं देखा। जैसे ही स्वधा ने ये सुना कि उसके पापा ने उसे घर बुलाया है, उसने कहा, ठीक है, मैं आज रात को ऑफिस से सीधा घर आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद स्वधा ने आरती की बांह पकड़ी और वहां से चली गई। जैसे ही स्वधा और आरती वहां से निकले वैसे ही शेफाली के चेहरे पर एक नकारात्मक मुस्कान ने आने वाले तूफान की दस्तक दी। क्या सच में स्वधा को उसके पिता ने खाने पर बुलाया है, या शेफाली के दिमाग ने स्वधा के दिल को और ज्यादा दुखाने का कोई षड्यंत्र रचा है। खैर, जैसे ही जया और पल्लवी ने ये सुना कि आज शेफाली के घर पर उसका मंगेतर आ रहा है, वो दोनों तितलियां शेफाली के पास मंडराते हुए बोली, क्या स्वधा को पता है कि तुम किससे शादी करने वाली हो? शेफाली ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए अपने कंधे उचकाए, जैसे वो अपनी की हुई साजिश पर कितना गर्व कर रही हो। जया ने फिर पूछा, तुम्हारा मंगेतर स्वधा का बॉयफ्रेंड ही है ना? क्या ये बात वो जानती है? पल्लवी ने जब ये सब देखा तो उसने बड़ी खुशी से कहा, एक तो आज मैंने स्वधा का दिमाग और खराब कर दिया, अब देखते हैं आज रात को उसका मूड कैसा रहेगा। शेफाली अपने सीधेपन का नाटक करते हुए बोली, सच बताऊं, मुझे स्वधा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूं, ईशान को मैं ही पसंद हूं, वो मुझसे प्यार करता है। जया ने शेफाली के गले में हाथ डालते हुए कहा, शेफी बेबी, तुम इतनी अच्छी कैसे हो यार, इसमें तुम्हारी क्या गलती अगर ईशान को स्वधा नहीं तुम पसंद हो। उद्धरण चिन्ह। पल्लवी ने भी तुरंत अपनी राय रखी, हाँ, तुम इतना लोड मत लो, मैं तो कहती हूँ कि अब लाइफ में कभी भी तुम स्वधा के लिए कुछ मत करना, वो तुम्हारा प्यार तुम्हारी केयर डिजर्व ही नहीं करती। शेफाली को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत दोनों को गले से लगाया और बोली, थैंक यू सो मच माय क्यूट तितलियां। उद्धरण चिन्ह। इधर दूसरी तरफ आरती स्वधा की गर्दन पर आई चोट को कॉटन से पोंछ रही है और स्वधा अपनी आंखों को बड़ी करके अपने दोनों होठों को गोलाकार में बनाकर आसमान की तरफ ऐसे देख रही है जैसे अभी बादलों के बीच कोई चमत्कार होने वाला है और वो उसकी साक्षी बने रहना चाहती है। ये करते हुए वो बहुत प्यारी और छोटी सी बच्ची लग रही है। आरती ने स्वधा को जब ऐसे देखा तो बहुत प्यार से उससे बोली, मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। आरती ने ये स्वधा के लिए कहा, नहीं तो अभी कहाँ मैं बड़ी हो गई, अभी तक तो मेरा बर्थडे भी नहीं आया। स्वधा ने अपनी पूरी मासूमियत के साथ कहा, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या सच में तुम आज अपने घर जाओगी?
जब आरती ने स्वधा से ये पूछा तो स्वधा ने कहा, हाँ आखिर वो मेरे पिता हैं, अगर उन्होंने बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगी। आरती ने हाँ में सर हिलाया और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने थोड़ी उत्सुकता के साथ स्वधा से पूछा, यार ये बताओ कि ये शेफाली ने मंगेतर कब बना लिया, तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? मुझे कैसे पता होगा, खैर जब समय आएगा तो ये भी पता चल जाएगा। स्वधा को सच में शेफाली की जिंदगी में क्या चल रहा है ये नहीं पता था और ना ही स्वधा की कोई दिलचस्पी भी थी ये जानने में, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। पता नहीं स्वधा पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि शेफाली आज रात जिस लड़के से स्वधा को मिलवाने वाली है वो कोई और नहीं स्वधा का ही बॉयफ्रेंड है। आरती ने जब देखा कि स्वधा अब सामान्य स्थिति में है तो आरती ने उसका मूड और लाइट करने के लिए कहा, और आजकल ईशान जी कैसे हैं? कैसा चल रहा तुम दोनों का? हम स्वधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब सही है, बस आजकल थोड़ा ज्यादा ही बिजी है तो मिली नहीं। आरती ने बहुत प्यार से स्वधा के माथे पर एक चपत लगाई। स्वधा ने अपने दोनों होठों को सिकुड़ते हुए पूछा, ये क्या है? कुछ नहीं, बस प्यार आया तुम पर। आरती ने स्वधा के गले में हाथ डालते हुए कहा, चलो अब क्लास के लिए लेट हो रहा है। स्वधा ने आरती का हाथ पकड़ा और क्लास की तरफ चल दी। स्वधा की जिंदगी का एक और दिन गुजर गया। आज के दिन इतना कुछ हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कि आज का समय कैसे इतनी जल्दी बीत गया। स्वधा के दिमाग में अचानक से मिस्ट्री मैन का ख्याल आया। वो सोचने लगी कि कैसे एक इंसान खुद को एक मास्क के पीछे छिपाए हुए है। ये मास्क लगाकर वो लोगों को शायद ये बताना चाहता हो कि झूठ और सच जो भी है इसे आप खुद के साथ लेकर चल सकते हैं, वरना लोग झूठ को चेहरे पर रखते हैं और सच को अपने कहीं बहुत अंदर। कितना अलग है ये मिस्ट्री मैन जो डंके की चोट पर नकली चेहरा लिए घूमता होगा और दूसरी तरफ कुछ लोग अपने असली चेहरे पर बिना किसी मुखौटे के ही कितनी ज्यादा नकलियत लिए हुए हैं। क्या होगा जब स्वधा को पता चलेगा कि जिस लड़के से वो प्रेम करती है वही उसकी बहन का मंगेतर है? क्या के स्वधा की जिंदगी में आने वाले इस नए मोड़ पर टकराएगा? क्या स्वधा का आज रात अपने घर जाने का फैसला सही है? जानने के लिए पढ़ते रहिए। स्वधा ने क्या सौदा। आलीशान बंगला, बंगले के आगे एक बड़ा सा बागीचा, चारों तरफ से पेड़ों से घिरा। बागीचे में तरह तरह के फूल घर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। घर के आगे बरामदे में महंगे सोफे। दरवाजे से अंदर घुसते ही एक हॉल नुमा कमरा जिसके फर्श संगमरमर के पत्थरों से बने हैं। दीवार पर महंगी पेंटिंग्स के बीच कमरे की सजावट देखकर ही पता चलता है ये किसी रईस व्यक्ति का घर है। स्वधा अपने ही घर को ऐसे देख रही है मानो वो किसी दूसरे के घर में आए हो। स्वधा को याद आ रहा है कि उसका बचपन इसी घर की चार दीवारों के बीच बीता है। इसी ख्याल में गुम स्वधा अचानक से चौंक गई जब पीछे से आवाज आए, स्वधा बिटिया आप वापस आ गईं। एक 65 साल के उम्रदराज व्यक्ति ने बड़ी खुशी के साथ पूछा। ये जीतू काका हैं जो पिछले कई सालों से इस घर के नौकर हैं। उन्होंने स्वधा को अंदर चलने के लिए कहा। स्वधा अंदर गई तो देखा पापा और उसकी बहन शेफाली आपस में किसी बात पर खूब हंस रहे हैं। शेफाली ने जब स्वधा को अपने घर में देखा तो व्यंग्यात्मक हंसी के साथ उसने स्वधा से पूछा, ओह तो तुम आ गईं। स्वधा की सौतेली माँ ने भी झूठी मुस्कान के साथ उसे बुलाया, चलो सही समय पर आ गई। बस शेफाली का मंगेतर भी आने वाला ही होगा। स्वधा अपनी सौतेली माँ और बहन को अनसुना करते हुए सीधा अपने डैड के पास आ गई और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, डैडी। उद्धरण चिन्ह। स्वधा के पिता एक सरकारी विभाग में एक ऊंचे स्तर के अधिकारी रह चुके हैं। फिर किसी धांधलेबाजी में उनका नाम आया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। चूंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी तो उनको इस बिजनेस में काफी मुनाफा हुआ और जल्दी ही अपनी कंपनी भी खोल ली और उसे चलाने लगे। स्वधा के पिता प्रभंजन राठौड़ का नाम कुछ सम्मानित व्यक्तियों में लिया जाता है। जैसे ही स्वधा अपने पिताजी के पास आए उन्होंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें इतने प्यार से बुला रही हैं और तुमने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी माँ मर चुकी है और चूंकि उनकी मैं इकलौती बेटी हूं तो मेरी कोई बहन नहीं है। स्वधा ने अपने पिता की बात का जवाब दिया। नालायक कहीं की, स्वधा के पिता ने गुस्से से चिल्लाया। लीना स्वधा की सौतेली माँ ने शेफाली की तरफ इशारा किया और शेफाली तुरंत अपने पिता और स्वधा के बीच में आकर खड़ी हो गई और कहा, अरे डैड आप क्यों उस पर गुस्सा कर रहे हैं? मैंने और माँ ने तो इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया, ना ही हमें बुरा लगा। शेफाली की बात सुनकर उसके पिता ने स्वधा को देखा और कहने लगे, देखो ये होती है तमीज, इसे कहते हैं संस्कार। सीखो अपनी बड़ी बहन से कुछ, वरना ऐसे ही आवारा लड़कियों की तरह रहना घर से बाहर। शेफाली हमेशा से ऐसे ही करती है।
जैसे ही स्वधा को उसके पिता किसी बात पर डांटे या मारे वो ऐसे बीच में आती है जैसे उसको स्वधा की कितनी चिंता हो। स्वधा के लिए ये ड्रामा कुछ नया नहीं था, इसलिए उसने इस पर कुछ भी नहीं बोलना ही सही समझा। तभी पीछे से जीतू काका आए और बोले, साहेब शेफी बिटिया के दोस्त आ गए हैं। स्वधा के पिता ने जीतू काका से कहा, उन्हें आदर के साथ अंदर ले आए। जीतू काका ने जी में सिर हिलाया और वहां से चले गए। स्वधा, उसके पिता प्रभंजन, सौतेली बहन शेफाली और सौतेली मां लीना सारे लोग एक बड़े से लिविंग रूम है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सॉरी अंकल आंटी, मैंने काफी इंतजार करवाया। एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान ने ये कहते हुए लिविंग रूम में कदम रखा। देखने में गोरा, चेहरे की बनावट एकदम साफ, नुकीली नाक, बड़ी आंखें, माथे पर आते बाल और लंबे कद के इस आदमी पर जिस भी लड़की की नजर जाएगी वो एक बार दोबारा इसे पलट कर जरूर देखेगी। स्वधा ने जैसे ही ये आवाज सुनी वो तेजी के साथ पलटी और उसके हाथों से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। स्वधा ने तुरंत सॉरी कहा और हतप्रभ सी वही खड़ी रही। क्या स्वधा ये जानने के बाद कि जिसे वो प्रेम करती है वही उसकी बहन का होने वाला पति है, वो अब भी यहाँ रुकेगी या? खैर, जब स्वधा ने ईशान को अपने सामने देखा तो उसके पूरे शरीर के अंदर एक मरोड़ सी उठी। उसे लगा जैसे वो अभी रो देगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और जैसे ही अपने कदम ईशान की तरफ बढ़ाए वैसे ही शेफाली जाकर ईशान की बाह में अपने हाथ को डालते हुए बोली, ये ईशान है, मेरे मंगेतर। स्वधा इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। वो छोटे छोटे कदमों से ईशान की ओर बढ़ने लगी और जाकर ईशान के सामने खड़ी हो गई। एक लंबी सांस लेते हुए स्वधा ने ईशान से पूछा, मुझसे झूठ क्यों कहा? सॉरी स्वधा, पर मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं वो शेफाली ही है। मैंने कई बार तुमसे कहने की कोशिश की पर सही मौका ही नहीं मिला। प्लीज मुझे माफ कर दो। ईशान ने माफी मांगी तो जरूर, पर उसकी शक्ल पर कहीं भी ये भाव नहीं है कि उसे सच में स्वधा के लिए बुरा लग रहा है। स्वधा के पिता ने जब देखा कि इन तीनों के बीच कब से कोई खिचड़ी पक रही है तो उन्होंने पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ भाई तुम लोग? तभी लीना ने स्वधा के पिता का हाथ दबाते हुए धीरे से उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये इन तीनों का मामला है, ये खुद देख लेंगे, तुम बस इस बात पर ध्यान दो कि स्वधा को तुमने आज क्यों बुलाया है। स्वधा के पिता ने हाँ में सिर हिलाया और चुप हो गए। तो तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया होगा ना कि तुम्हें भी मुझे बेवकूफ बनाने में मजा आ रहा होगा, है ना? स्वधा का गला भर आया। उसने अपने आंसू को रोकने के लिए अपनी दोनों मुट्ठियां कस के भींच ली। शेफाली ने ईशान की तरफदारी करते हुए कहा, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ये सब इतना भी आसान नहीं था कि तुम्हें आराम से बता दिया जाता। ईशान ने स्वधा को समझाने के लहजे में कहा, इसमें शेफाली की भी कोई गलती नहीं है। तुम इस सब के लिए शेफाली को मत गलत समझना। अच्छा, तुम लोग अब अपनी बातें बाद में कर लेना, खाना ठंडा हो रहा है। मौका पाते ही स्वधा की सौतेली मां ने आगे आकर कहा, स्वधा जाओ जरा शेफाली की मदद करो किचन में, मैंने आज चिकन के कोफ्ते बनाए हैं, उम्मीद है ईशान बेटा तुम्हें अच्छे लगेंगे, पहली बार बनाए हैं। ये कहते हुए लीना ने ईशान का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर चली गई। किचन में खाना लगाते वक्त अब बस 3 लोग एक साथ थे, स्वधा, शेफाली और शेफाली की मां। शेफाली ने डोंगे में बिरयानी निकालते हुए स्वधा की तरफ देखा। स्वधा प्लेट में चुपचाप नीचे नजर गड़ाए सलाद लगा रही है। शेफाली ने प्लेट से एक गाजर का टुकड़ा उठाते हुए कहना शुरू किया, तुम्हें पता है स्वधा, मैं तुमसे हर वो चीज छीन लूंगी जो तुम्हें बहुत अजीज हो, एक एक करके वो सब हथियार लूंगी जिस पर तुम्हारा हक हो और तुम ऐसे ही बेचारी बनकर देखती रहोगी। उद्धरण चिन्ह। फिर गाजर के उस टुकड़े को खाते हुए बोली, एक और बात, ईशान को मैंने नहीं अप्रोच किया, वो खुद आया मेरे पास। स्वधा को लगा जैसे उसे बहुत ठंड लग रही हो। ये सुनकर उसके पूरे शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। स्वधा, तुम्हें अपनी हद पता होनी चाहिए। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि इस घर की हर एक चीज पर सिर्फ मेरा और मेरी बेटी शेफाली का हक है। स्वधा की सौतेली मां लीना ने उसके हाथ से सलाद की प्लेट लेते हुए कहा, अगर आज तुम यहाँ वापस आई हो तो जाहिर है कि ऐसा हम चाहते थे, और अगर हमने तुम्हें यहाँ वापस आने दिया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें तुमसे कोई काम होगा, है ना? स्वधा ने जब अपनी सौतेली मां की ये बात सुनी तो वो उनकी तरफ देखने लगी। स्वधा ने सीधा सवाल किया, क्या मतलब है आपका? अब मुझसे क्या काम आ पड़ा आप लोगों को? हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो क्योंकि गए 1-2 सालों से तुम्हारे पापा की कंपनी में लॉस ही लॉस हो रहा है और अब कोई इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार नहीं है। ईशान ने हमारी मदद करने की कोशिश की मगर उससे कुछ हुआ नहीं। तो फिलहाल हमें एक इन्वेस्टर मिला है जो तुम्हारे पापा की कंपनी में पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। उद्धरण चिन्ह।
स्वधा को कुछ भी समझ नहीं आया, उसने पूछा कैसी शर्त। शेफाली ने बाउल में रखे रायते को अपनी उंगली से चाटते हुए कहा, उन्हें तुमसे शादी करनी है लेकिन अभी उनकी उम्र कुछ 50 के आसपास है। उद्धरण चिन्ह। स्वधा ने जैसे ही ये सुना उसको लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो सीधा किचन से दौड़ते हुए अपने पिता के पास गई और गुस्से से पूछा, डैडी क्या आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं उस बूढ़े इंसान से शादी करके आपकी कंपनी बचाऊं? स्वधा, सुनो तो, डैड का वो मतलब नहीं है। उनको गलत मत समझो। जैसे ही स्वधा ने शेफाली के ये शब्द सुने उसने पलटकर एक जोर का तमाचा शेफाली के गाल पर जड़ दिया। ईशान ने जब देखा कि स्वधा ने उसकी होने वाली पत्नी पर हाथ उठाया तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने आगे बढ़कर स्वधा को जोर का धक्का दिया। वो बेचारी टेबल से टकराते हुए बची। स्वधा के पिता ने आगे बढ़कर स्वधा को थप्पड़ जड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, लीना ने आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई बेटी पर हाथ उठाता है भला? लीना ने अच्छी पत्नी बनने का नाटक करते हुए कहा। प्रभंजन राठौर लगभग चीखते हुए बोले, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम जानती भी हो कि हर्षित रॉय जैसा बड़ा आदमी किसी को आसानी से नहीं मिलता। वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो परिवार की आर्थिक मदद के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? हर्षित राय वही 50 साल का इन्वेस्टर है जिसके साथ स्वधा के पिता उसकी शादी करना चाहते हैं। शेफाली ने पिता की प्रिय पुत्री और उनकी हमदर्द बनते हुए नाटकीय ढंग से कहा, डैड आप स्वधा को कुछ मत कहे। अगर वो इस परिवार को अपना नहीं समझती और कंपनी को बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकती तो आप मेरी ही शादी हर्षित रॉय से कर दीजिए। इतना सुनते ही शेफाली की मां लीना और ईशान ने एक साथ कहा, नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं तुमसे सगाई कर लूंगा। ईशान ने शेफाली का हाथ पकड़ते हुए आंखों में अपने प्यार का इजहार लिए कहा। स्वधा ने अपनी सौतेली मां और बहन का नाटकीय व्यवहार देखा तो वो बहुत दुखी हो गई। वो जान रही है कि ऐसा करके लीना और शेफाली को बहुत मजा आ रहा है। वो आंखों में आंसू लिए पिता से बोली, डैड आपको पता है उस आदमी की उम्र 50 साल से ऊपर है और मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूं, तो आप चाहते हैं कि मैं एक बूढ़े आदमी से शादी कर लूं? क्या अगर आज माँ जिंदा होती तो भी आप उनके सामने ये कहने की हिम्मत रख पाते? मेरे सामने अपनी माँ की बातें मत करो। प्रभंजन ने इस बार डांटते हुए स्वधा से कहा। डैड, शेफाली जैसे आपकी बेटी है, मैं भी तो हूँ, मेरे साथ गैर जैसा व्यवहार क्यों? ये कहते हुए स्वधा रोने लगी। स्वधा कितना अकेला महसूस कर रही है अपने ही खून के रिश्तों के बीच। जब ईशान ने स्वधा को रोते हुए देखा तो उसका दिल पसीज गया। आखिर कभी वो स्वधा का बॉयफ्रेंड था। उसने स्वधा के पिता को समझाते हुए कहा, अंकल जाने दीजिए, अगर स्वधा शादी नहीं करना चाहती तो कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। स्वधा को किसी भी कीमत पर यह शादी करनी ही पड़ेगी। मैंने हर्षित से वादा किया है कि अगले महीने ये शादी होगी। प्रभंजन ने अपना फैसला सुना दिया है। स्वधा ये सुनकर और रोने लगी। लीना और शेफाली दोनों माँ बेटी स्वधा को इस हालत में देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं। अपनों की कहानियां जिनमें हम हमेशा यही देखते हैं कि अपने कैसे भी हों पर जरूरत पर वो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। पर स्वधा के अपनों ने आज उसके सामने कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। क्या स्वधा को ये शादी जबरदस्ती करनी पड़ेगी या के स्वधा को इस मुश्किल स्थिति से निकाल लेगा? क्या स्वधा कभी ये जान पाएगी कि उसकी जिंदगी में चल रहा एक एक वाकया उसके मिस्ट्री मैन तक पहुंच चुका है? क्या आज जब स्वधा को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है तब के उसे वो सहारा देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। बारिश। चिलचिलाती धूप में खौलते हुए पानी को पीना आसान है। जीभ से लेकर पेट तक छाले भले ही पड़ जाते हैं, पर अपनों से अलग होना तकलीफ की पराकाष्ठा से गुजरने जैसा होता है। स्वधा तकलीफ की पराकाष्ठा पर है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो परिवार के लिए सिर्फ एक उपभोग की वस्तु मात्र रह जाएगी, जिसका सौदा कोई भी अपने मुनाफे के लिए कर सकता है। स्वधा बेतहाशा रोते हुए बोली, आप सब बेहद घटिया और छोटी मानसिकता के लोग हैं। डैडी, मुझे लगता था कि चलो माँ और बहन सौतेले जैसा बर्ताव करते हैं, पर मैं तो आपका खून हूं। पर आज आपने भी। कहते हुए स्वधा का लाल चेहरा पूरी तरह आंसुओं में भीग गया। लीना ने मोहाल को शांत करने के लिए प्रभंजन के कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए कहा, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। स्वधा अभी छोटी है। तो तुम ये चाहती हो कि हम कंपनी को बंद होने दें और 100 करोड़ का हर्जाना भी भरें? अंकल, हमारे पास मुआवजा देने के भी पैसे नहीं है। मैंने आपके पैसों को अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी।
ईशान ने झूठा खेद प्रकट करते हुए कहा। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ईशान बेटा, प्रभंजन ने हाथ को हिलाकर न के इशारे में जवाब दिया। स्वधा ने दृढ़ता से पूछा, तो क्या आप 100 करोड़ में मेरा सौदा करना चाहते हैं उस बूढ़े से? मेरी इतनी ही हैसियत है इस घर में, प्रभंजन ने समझाते हुए कहा। स्वधा बेटा, कंपनी के खातिर क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? तुम्हारी थोड़ी सी मदद कंपनी को ऊंचे मकाम पर लेकर जाएगी, फिर तुम्हें भी तो इससे फायदा होगा, जिंदगी भर ऐश करोगी। इतना सुनते ही स्वधा का खून खौल गया। उसने गुस्से में कहा, नहीं चाहिए मुझे आपके ये ऐशो आराम, मैं मर भी जाऊंगी पर उस बुढ़े से कभी शादी नहीं करूंगी, और आप लोग मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश करोगे तो मैं आप लोग से भी रिश्ता खत्म कर लूंगी। कहते हुए स्वधा जोर जोर से रोने लगी। प्रभंजन ने क्रोध में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, अगले महीने तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और ये किसी भी कीमत पर नहीं टल सकती। तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 महीने का वक्त है। स्वधा ने जब ये सुना तो वो चीख कर बोली, मैं आप सब से नफरत करती हूँ, अब मैं कभी यहाँ लौटकर नहीं आऊंगी। स्वधा ने अपना बैग उठाया और वहां से दौड़ते हुए निकल गई। घर में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। चारों लोग एक दूसरे को अवाक देखते रहे। ईशान ने आगे बढ़कर प्रभंजन से पूछा, अंकल क्या मैं स्वधा के पीछे जाऊं? प्रभंजन ने गहरी आवाज में गर्व के साथ कहा, कोई जरूरत नहीं उसके पीछे जाने की, वो खुद लौटकर एक दिन मेरे पास आएगी, आखिर मैं उसका बाप हूं। प्रभंजन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि स्वधा अब कभी वापस लौटकर नहीं आने वाली। उसने अपनी जिंदगी की किताब से परिवार नाम का पन्ना हमेशा हमेशा के लिए फाड़कर निकाल दिया है। चलो खाना खाते हैं, प्रभंजन ने पहल करते हुए कहा। शेफाली ने माहौल को हल्का करने के लिए बात को आगे जोड़ते हुए कहा, हाँ डैड चलिए, आज तो बहुत ही लजीज खाना बना है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। सब लोग खुशी खुशी खाने पर टूट पड़े, मानो जैसे थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही न हो। कितनी अजीब होती है न इंसान की फितरत, निशानियों को महफूज रखकर शख्स खो देते हैं लोग। प्रभंजन राठौर ने आज सिर्फ एक बेटी खोई, पर स्वधा ने एक पूरा परिवार। स्वधा सड़क पर दौड़ती रही तब तक जब तक उसकी सांस नहीं फूल गई। स्वधा के साथ आज लखनऊ शहर का मौसम भी रो रहा है। बादलों के बीच बिजली कड़कड़ा रही है। जोर की बारिश में स्वधा अकेले सड़क पर रो रही है। उसने चीख कर आसमान में देखते हुए कहा, माँ तुमने मुझे इस दुनिया में अकेले क्यों छोड़ा? तुमने मुझे अपने साथ ही क्यों नहीं मार डाला? उद्धरण चिन्ह। तेज बारिश के बीच में दौड़ते दौड़ते स्वधा के कदम लड़खड़ाने लगे। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, कमजोरी से वो गिरने वाली है। पर इस संगदिल दुनिया में कौन है जिसे स्वधा की पड़ी है? हमारे भूखे रहने से, थककर गिर जाने से दुनिया को कोई मतलब नहीं, वो अपनी ही रफ्तार में चली जा रही है। सुधा लड़खड़ाते हुए अचानक सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ईश्वर जिंदगी में एक नया रास्ता खोलता है। ईश्वर हमेशा हमसे टकराता है इंसानी रूप में, कभी हम भाप नहीं पाते। आज भी जब स्वधा के लिए सब रास्ते बंद हो गए तो नया रास्ता खुला के नाम का। तेज बारिश में एक बेशकीमती कार सड़क पर धीमी गति से आगे बढ़ रही है। बाहर का शोर कार के अंदर तक अपनी जगह नहीं बना पा रहा, पर बारिश की रफ्तार शीशे पर लगातार दस्तक दिए जा रही है। अभिनव ने गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठ विंडो सीट के वाइपर को ऊपर नीचे करते बगल में बैठे के से आदर से पूछा, बॉस अब कहाँ चलना है? हम वापस ब्लैकवुड विला चल रहे हैं, के ये बोलते हुए सीट पर पीछे की तरफ टिककर आंखें बंद करके लेट गया। असल में ब्लैकवुड विला के आलीशान बंगले का नाम है। के काम के सिलसिले में दिन भर घर से बाहर रहने के कारण थकावट महसूस होने पर अभिनव से वापस घर की तरफ चलने को बोलता है। अचानक से अभिनव गाड़ी का ब्रेक लगाता है। के आंखें खोलते हुए सवालिया नजर से अभिनव को घूरता हुए पूछता है, क्या हुआ? अचानक गाड़ी रोक क्यों दी? सॉरी बॉस, गाड़ी के सामने एक लड़की जमीन पर गिरी हुई है, अभिनव ने आदरपूर्वक सर नीचे करके जवाब दिया। के ने जब ये बात सुनी तो वो हड़बड़ाकर सीधा बैठ गया। उसने अभिनव से कहा, गाड़ी से नीचे उतर कर देखो, अगर लड़की की सांसें चल रही हो तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलो उसे। अभिनव जीप में जवाब देते हुए छतरी लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। छतरी खोलने के बावजूद अभिनव के कपड़े गीले हो रहे हैं। तेज हवा में छतरी को संभाले वो आगे बढ़कर लड़की के पास पहुंचा। उसने झुककर लड़की को अपनी ओर पलटा। गाड़ी की रोशनी में उसने जब स्वधा को देखा तो वो हैरान रह गया। आज दिन भर जिस लड़की की छानबीन करते बीता, वही लड़की इस हालत में सड़क पर, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं?
पल भर के लिए अभिनव के दिमाग में ये बात आई जरूर, पर तुरंत ही उसने इसे नकारते हुए के पास जाना जरूरी समझा। वो तुरंत उठा और कार के पास आकर शीशे पर अपने हाथों को पीटने लगा। जब तक कि शीशा नीचे होता अभिनव ने कई बार दस्तक दी। बॉस, ये वही लड़की लग रही है जिसके बारे में आपने सुबह पता लगाने को कहा था। अभिनव अपनी बात खत्म कर पाता उसके पहले ही के गाड़ी से बाहर आ गया। के तेजी से स्वधा के पास पहुंचा। अभिनव पीछे से दौड़ता हुआ के नजदीक आया और उस पर छतरी लगा दी। स्वधा को अपनी गोद में लिए के जोर से चिल्लाया, स्वधा उठो उठो स्वधा। पहली बार के ने अपने मुंह से स्वधा का नाम लिए है। ऐसा लग रहा है कि उसके गले में अमृत भर आया हो। उसके कानों में बारिश के शोर से कई तेज उसकी खुद की आवाज सुनाई दे रही थी और एक ही नाम गूंज रहा था, स्वधा। पर बेहोश स्वधा उसे सुन नहीं पा रही है। स्वधा की हालत बहुत खराब दिख रही है, उसका शरीर बुखार से तप रहा है। के पागलों की तरह स्वधा के चेहरे को अपने हाथ से साफ करने लगा। अभिनव ने पहली मर्तबा के को इतना फिक्रमंद देखा, उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि के जैसा व्यक्ति एक लड़की को अपनी गोद में लिटाए बारिश में भीग रहा है। वो आवाज देख ही रहा है कि अचानक के ने चीख कर कहा, छतरी लेकर वहां क्या खड़े हो, इधर लेकर आओ। अभिनव के की चीख सुनकर हड़बड़ा गया। उसने तुरंत छाते को स्वधा के ऊपर लगा दिया। के ने स्वधा को अपनी गोद में उठा लिया। स्वधा का वेट ज्यादा नहीं है, इसलिए उसे उठाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। के स्वधा को अपनी बाहों में उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ये किसी फिल्म का सीन लग रहा है जब हीरो अपनी हीरोइन को अपनी बाहों में उठाए कैमरा की ओर चला आता है। कहते हैं वक्त अक्सर खुद को दोहराता है। कल रात के स्वधा के कंधों पर बेहोश पड़ा था, आज स्वधा के की गोद में बेहोश पड़ी है। क्या प्यार में हम एक दूसरे को हमेशा बेसुध ही मिलते हैं, जैसे स्वधा और के एक दूसरे से मिल रहे हैं? क्या सच में प्यार हमें होश में नहीं रहने देता? गाड़ी में बैठते ही के ने अभिनव से कहा, तुम गाड़ी चलाओ, हमें 10 मिनट में ब्लैकवुड विला पहुंचना है। के ने ये बात बहुत तेजी से कही। उतनी ही तेजी से अभिनव ने एक्सीलरेटर पर अपने पैर दबाए और गाड़ी विला की तरफ बढ़ गई। के ने गाड़ी का हीटर ऑन किया और मोबाइल पर हरीश का नंबर डायल किया। हरीश, मैं तुम्हें ब्लैकवुड विला पहुंचने के लिए 10 मिनट का समय देता हूं, वरना तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी लेह में ही गुजारनी पड़ेगी। अभिनव ने एक सांस में ये बात बोली और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। स्वधा के की बाहों में है। के अपनी हथेली से उसके तलवों को रगड़ रहा है। हम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं, अक्सर हम उसके लिए ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं। के बेहोश स्वधा को अपनी बाहों में लिए ठीक वैसे ही परेशान दिख रहा है जैसे एक माँ अपने बच्चे को लेकर होती है। अभिनव मिरर में के का चेहरा तो नहीं देख पा रहा है क्योंकि आंखें सड़क पर है। वो बारिश के बीच तेजी से रास्ता निकालता बंगले की तरफ बढ़ रहा है, पर वो के की फिक्रमंदी को अच्छे से समझ सकता है। इधर हरीश होटल में एक लड़की के साथ आराम फरमा रहा है। जैसे ही उसने कौशल की बात फोन पर सुनी, वो फौरन बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। लड़की ने अचानक हरीश को बिस्तर से बाहर निकलते देखा तो वो अदाएं बिखेरती बोली, डार्लिंग, अचानक आपको क्या हुआ? इस तरह बीच में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हरीश ने बिस्तर को हटाकर अपने कपड़े ढूंढे और जल्दी से पहनने लगा। वो जानता है कि अगर वास्तव में समय से नहीं पहुंचा तो उसे जीवन भर लेह में ही रहना पड़ेगा। हरीश ने खुद को किसी तरह उस लड़की की गिरफ्त से आजाद किया और लड़की की तरफ अपना बैंक कार्ड फेंकते हुए कहा, अभी मेरे के को मेरी जरूरत है, फिर कभी इस अधूरे काम को पूरा करेंगे। फिलहाल मेरे निकलने के तुरंत बाद तुम भी निकल जाना। उद्धरण चिन्ह कहते हुए हरीश दौड़कर होटल के कमरे से बाहर निकल गया। हरीश के लिए आए दिन नई लड़कियों के साथ समय गुजारना आम बात है। उसकी जिंदगी में तमाम लड़कियां सिर्फ पैसे, उसकी खूबसूरती और पावर देखकर आती है, क्योंकि हरीश का दिल तो किसी और के पास है। के जब ब्लैकवुड विला पहुंचा तो बारिश की रफ्तार और बढ़ गई। के स्वधा को अपनी गोद में लिए तेजी से बंगले के अंदर दौड़ा। मुन्ना अंकल, दौड़कर जाओ और रीता आंटी से कहो कि अदरक और काली मिर्च का काढ़ा बना कर दे। के ने दौड़ते हुए अपने बटलर से कहा। के की बाहों में एक लड़की को देखकर सभी स्टाफ हैरान है, क्योंकि इससे पहले इस बंगले में कभी कोई लड़की लेकर के नहीं आया था और आज जब उसके स्टाफ ने उसे एक लड़की को बाहों में उठाए देखा तो आश्चर्य से एकटक देखते ही रह गए। मुन्ना अंकल बिना समय गवाए भागकर अंदर काढ़ा लेने चले गए। वो जानते हैं कि इस वक्त कुछ भी सवाल करना ठीक नहीं। के स्वधा को लेकर अपने कमरे में चला गया। के का कमरा काफी बड़ा और आलीशान है। उसके कमरे की दीवारें ब्लैक एंड व्हाइट हैं जो कि किसी शतरंज की तरह दिखती है, जो उसके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह दर्शाती है। कमरे की सजावट आंखों को ठंडक देती है।
के ने स्वधा को आराम से अपने बेड पर लिटा दिया और एक मोटी ब्लैंकेट उस पर उड़ा दी। मासूम स्वधा का चेहरा बुखार से तप रहा है, फिर भी वो बहुत खूबसूरत दिख रही है। बंद पलकों के अंदर एक गहरा समंदर है जिसमें न जाने कितनी बातें कैद है। अभिनव के को ये सब करते हुए बड़े गौर से देख रहा है और मन ही मन सोच रहा है, कौन देखकर कह सकता है कि मेरे बॉस जो इतने सफाई पसंद है, जिन्हें लड़कियों से इतनी नफरत है, वो एक लड़की को लेकर इस कदर पागल है, उसे अपना बेड भिगोने दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या इश्क हमें इंसान बनने पर मजबूर करता है? हम इश्क में जो है वो क्यों नहीं रह जाते? स्वधा जब होश में आएगी तो क्या उसे अपनी आंखों पर यकीन होगा कि आज वो मिस्ट्री मैन के घर पे है? क्या स्वधा आज मिस्ट्री मैन से पूछेगी कि वो मास्क क्यों लगाता है, या वो इस बात को जाने देगी? अब के उन लोगों के साथ क्या करेगा जिनकी वजह से स्वधा की ये हालात हुई? जानने के लिए पढ़ते रहिए। आई एम इन लव। आज अभिनव की आंखों के सामने जो इंसान है उसे अभिनव ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अभिनव अपने बॉस के बारे में ये सब सोच ही रहा है कि तभी के ने चीखते हुए पूछा, कहाँ है हरीश? अभी तक आया क्यों नहीं? मैं यहाँ हूँ, हरीश हौंफते हुए कहा। कमरे में दौड़कर पहुंचे हरीश के बाल बिखरे हुए हैं। उसके हाथ में एक मेडिकल किट है। चेक करके देखो, इसे फीवर तो नहीं है? के ने हरीश को आदेश देते हुए कहा। हरीश जब बिस्तर के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल सुबह फाइल में जिस लड़की की तस्वीर हरीश ने देखी थी वो उसके सामने लेटी है। के उस लड़की को अपने ब्लैकवुड विला तक ले आया है। ये सच में अविश्वसनीय है। जब के ने देखा कि हरीश फीवर चेक करने के बजाय स्वधा को एकटक सिर्फ घूर रहा है तो उसने हरीश को पीछे से एक लात मारी। हरीश लगभग बिस्तर पर मुंह के बल गिरते गिरते बचा। तुमने मुझे लात क्यों मारी? हरीश ने मुंह बनाते हुए के से पूछा। जल्दी उसका फीवर चेक करो, खड़े होकर सिर्फ ताड़ो मत, के ने ठंडी आवाज में कहा। हरीश ने झुककर स्वधा को माथे को छुआ और मन में सोचने लगा, ये तो अभी बहुत छोटी है, शक्ल से बिल्कुल बच्ची दिखती है। इसके पीछे पड़ा है ये बूढ़ा आदमी। हरीश के दिल में ही ये सवाल उठा और वही सवाल ने दम तोड़ दिया, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने के से ये पूछने की जुर्रत की तो उसका क्या हश्र होगा वो कल्पना भी नहीं कर सकता। हरीश ने गंभीरतापूर्वक स्वधा की नब्ज देखी, थर्मामीटर को 2 से 3 बार झटक कर स्वधा के मुंह के अंदर रखा। के ने पीछे मुड़कर अभिनव को देखते हुए आदेश के स्वर में कहा, जाकर पता करो क्या हुआ था आज रात स्वधा के साथ। अभिनव ने आदरपूर्वक सर हिलाते हुए कहा, जी बॉस। उद्धरण चिन्ह। अभिनव के जाने की कुछ ही देर में हरीश ने अपनी जांच पूरी कर ली। थर्मामीटर के पारे को देखते हुए हरीश ने कहा, सिर्फ हल्का बुखार है इसे, मैं कुछ दवाएं दे रहा हूं, जब ये उठे तो इसे खिला देना। के ने उत्सुकता के साथ पूछा, ये दवाएं असर तो करेगी न जल्दी? मेडिकल किट को बंद करते हुए हरीश ने कहा, तुमको भले मेरे ऊपर संदेह हो, पर मेरी डॉक्टरी की डिग्री पर संदेह करना बेवकूफी होगी। के हरीश की बातों को अनसुना करते हुए स्वधा के पास चला गया। मालिक, ये रहा आपका अदरक और काली मिर्च का काढ़ा। घर में खाना पकाने वाली रीता आंटी ने सम्मानपूर्वक काढ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसे मुझे दे दो, के ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आंटी ने वो काढ़ा के को दे दिया। के ने ठंडी आवाज में कहा, इसे बाद में गर्म पानी से नहला दो ताकि बुखार न चढ़े, और इसके कपड़े भी बदलवा देना, काफी गंदे हो गए हैं। ठीक है, कहते हुए रीता आंटी कमरे से बाहर निकल गईं। के ने काढ़े में दवा को डाला और उसे चम्मच से हिलाने लगा ताकि दवा काढ़े में घुल जाए। फिर चम्मच में काढ़े को लेकर स्वधा को पिलाने लगा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चम्मच से सिर्फ या दूध पिलाती हो। हरीश के सारे एक्शंस को बहुत ध्यान से देख रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि सच में ये के है या उसकी शक्ल का कोई और आदमी। इससे पहले के का ये रूप हरीश ने कभी नहीं देखा था। प्रेम में पड़ा व्यक्ति कितना भी खतरनाक हो, प्रेम करते हुए वो कितना मासूम हो जाता है। कहीं न कहीं हरीश को जलन सी महसूस हो रही है। के को स्वधा के इतने करीब देखकर। दवा पिलाने के बाद के ने रीता आंटी को कहा, अब इसे नहला दो गर्म पानी से। घर में लड़कियों के कपड़े न होने की वजह से के ने अपना नया नाइट सूट आंटी को दिया जो उसने अभी तक पहना नहीं था, ताकि नहलाने के बाद वो स्वधा को पहना दे। थोड़ी देर बाद जब आंटी स्वधा को लेकर कमरे से बाहर चली गई तो के ने हरीश के पास जाकर कहा, तुम उस लड़की को किसी भी तरह से हट नहीं करोगे, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। ऐसा भी कोई पल आएगा जिसमें के किसी के लिए इतना परेशान होगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब हरीश ने
के को स्वधा के लिए इतना परेशान देखा तो वो अवाक रह गया। स्वधा के लिए के का इतना परेशान होना हरीश को अंदर ही अंदर डरा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है ये बता पाना अभी मुश्किल है, लेकिन जाहिर है कि हरीश के को अच्छे से जानता है और इसलिए उसकी ये चिंता वाजिब है। इसी उधेड़बुन में हरीश ने के से कहा, तो तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो इन सब के लिए? मेरा मतलब है कि हरीश ने कुछ रुकते हुए अपनी बात जारी रखी, तुम्हें पता है कि ये लड़की अब तुम्हारी कमजोरी बन गई है और तुम इसमें डूबते ही जा रहे हो। तुम कहीं बहुत गहराई में न पहुंच जाना जहां से वापस ही ना आ पाओ। ये सब जो हो रहा है इससे तुम्हें डर नहीं लग रहा? कैसा डर? मैं स्वधा के लिए वो सब करूंगा जिसकी वो हकदार है। के ने बहुत शांति के साथ हरीश की बात का जवाब दिया, ऐसे जैसे मानो के ने किसी वजह से ये कसम खा ली है कि अब स्वधा उसकी जिम्मेदारी है। हरीश को के की आंखों में एक अलग चमक दिखाई दी। हरीश ने पूछा, तुम सच में ये करना चाहते हो? के ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है सही है? इससे ये पता चलता है कि तुम अब अपने कल से पूरी तरह निकल चुके हो और तुम्हारे आज में तुम इस लड़की को बहुत चाहते हो। इसका मतलब है कि ये मेरी भाभी है, लेकिन मैं इससे बहुत बड़ा हूं तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगेगा इसे भाभी बोलने में। हरीश ने राहत की सांस लेते हुए और माहौल को सामान्य करते हुए कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। के ने हरीश से कहा, यार ये गलत बात है, जैसे ही मेरा काम खत्म होता है तुम मुझसे ऐसे बात करते हो। हरीश को लगता है कि के कभी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता, इसलिए उसने के से ये कहा, लेकिन जब उसने देखा कि इस बात का कोई असर के पर नहीं हुआ तो उसने के से उसकी चोट के बारे में पूछा। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि चोट कैसी है तुम्हारी? अभी ठीक है, के ने जवाब दिया। तभी हरीश को याद आया कि हरीश और के दो दोस्त आने वाले हैं कल शाम को, तो उसने के से पूछा, अच्छा कल दीपेंद्र और राहुल आ रहे हैं वापस, तो उन्होंने हमें कल शाम को ड्रिंक के लिए बुलाया है, तुम चलोगे? ये तो मैं कल शाम को ही बता पाऊंगा। के ने बिना वक्त गवाए इसका जवाब दिया। ठीक है, तब मैं जाता हूं, तुम ख्याल रखो, गुड नाइट। के ने हरीश को बाय कहा और हरीश ब्लैकवुड विला से निकल गया। हरीश के जाने के बाद के शावर लेने चला गया और नहाकर अपने बालों को पोंछते हुए वो सीधा स्वधा के कमरे के पास आया। स्वधा अभी भी सो रही है। के दरवाजे पर खड़े होकर थोड़ी देर वहीं से स्वधा को निहारता रहा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो तुरंत पलटा तो उसने देखा कि अभिनव है। अभिनव को देखते ही के ने उसे स्टडी रूम में चलने के लिए कहा। के जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अभिनव उसके सामने पूरे आदर के साथ खड़ा हो गया। के ने पूछा, हम तो बताओ कि स्वधा के साथ क्या हुआ आज? सर, स्वधा जी अपने घर की छोटी बेटी हैं। जब उनकी मां का देहांत हुआ तब वो बहुत छोटी थी। उसके बाद स्वधा के पिता प्रभंजन राठौड़ अपनी प्रेमिका को अपने घर ले आए, जिनका नाम लीना है। लीना और प्रभंजन की भी एक लड़की है। स्वधा जी का पारिवारिक माहौल सही नहीं है सर। उनके पूरे घर में उनका अपना कोई नहीं है, इसलिए वो अपने घर से बाहर रहती हैं। अभिनव ने अपनी पूरी बात बताई। हम इसके अलावा सर, आज काफी समय के बाद स्वधा जी अपने घर गई थी। वहां उन्हें पता चला कि स्वधा जी के पिता की कंपनी बहुत घाटे में चल रही है। इसलिए उनके पिता चाहते हैं कि स्वधा जी प्रभंजन के बॉस संचित रॉय से शादी कर ले। संचित रॉय काफी उम्रदराज हैं, इसलिए स्वधा जी ने अपने पिता को ये करने से मना कर दिया। और दूसरी बात एक ये भी है कि स्वधा जी जिनसे प्यार करती हैं, उनकी सौतेली बहन ने उसको भी स्वधा जी से छीन लिया और अब वो दोनों शादी करने वाले हैं। ये सब जानकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अभिनव अपनी बात को बहुत सोच समझकर कह रहा है, इसलिए क्योंकि वो देख पा रहा है कि ये सब सुनकर के चेहरे पर गुस्से की कितनी गहरी लकीरें उभर आई हैं। के ने फिर एक सवाल किया, कौन है वो लड़का? अभिनव के को बहुत अच्छे से समझता है। उसे मालूम है कि के का अगला सवाल क्या होगा। उसका नाम ईशान शुक्ला है। अभिनव ने जवाब दिया। ठीक है, तो अगर अब उसने स्वधा को छोड़ ही दिया है तो अब मैं स्वधा को इतनी खूबसूरत जिंदगी दूंगा जिसमें वो इस पूरी दुनिया की सबसे खुशहाल लड़की होगी। के ने अपने आप से पक्का वादा करते हुए कहा। अभिनव ने जब ये बात के मुंह से सुनी तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि के सच में स्वधा से बहुत प्यार करने लगा है। अभिनव ने के से पूछा, सर अब आगे क्या करना है? के ने जवाब दिया, पहले मुझे स्वधा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। अभिनव ने हाँ में सर हिलाया। तभी के ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और अभिनव से कहा, अभी तुम घर जाओ और आराम करो, बहुत रात हो गई है।
उद्धरण चिन्ह। अभिनव ने सम्मान में सर हिलाया और वहां से चला गया। के ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, मैंने तुम्हें मैसेज भेजा है। मुझे उस साइज के कपड़े चाहिए। ध्यान रहे कि उनकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए और साथ में फुटवेयर, ज्वेलरी, बाइक्स, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, बाथ प्रोडक्ट्स। मैंने पूरी लिस्ट तुम्हें भेज दी है। सब कुछ बेस्ट ब्रांड का हो और कल तक मुझे ब्लैकवुड विला में चाहिए। फोन पर अपनी बात खत्म करने का बाद के सीधा अपने कमरे में गया जहां स्वधा आराम कर रही है। के ने स्वधा को जब सुकून से सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। स्वधा को देखते हुए के इस वक्त इस पूरी दुनिया का राजा नजर आ रहा है। उसके मास्क पर बना ये चीते का निशान इस कदर चमक रहा है मानो आज पूरे जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया उसके घरौंदे में आकर बैठी है और वो चीता उस चिड़िया के पंखों में इतने ज्यादा रंग देख रहा है जितने कि इंद्रधनुष में भी नहीं है। के स्वधा के करीब आकर बैठ गया और उसने अपने चेहरे को स्वधा के चेहरे के एकदम पास ले आया। उसकी आंखों में स्वधा के लिए बेइंतहा मोहब्बत छलक रही है। के ने स्वधा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, जब से तुमने मेरी जान बचाई है तब से मेरी जान की हकदार तुम हो गई हो और मैं यही चाहता हूं कि मेरी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक रहे। मैं तैयार हूं तुम्हें मेरी दुनिया में लाने के लिए। अब से तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो स्वधा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। तुम तक आती हर बला को पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा स्वधा, सच में। के स्वधा के और करीब आया और स्वधा के माथे को चूम लिया। स्वधा के माथे पर के का ये किस इस बात की मोहर है कि अब से स्वधा अकेली नहीं है। तभी स्वधा ने कहा, क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ये मेरे साथ? क्या स्वधा नहीं चाहती कि अभी के उसके इतने करीब आए? या स्वधा का ये कहना किसी और संदर्भ में है? कल की सुबह स्वधा की जिंदगी में क्या कोई नया बदलाव लेकर आएगी? क्या के स्वधा के जगने के बाद वो सब कुछ कह पाएगा जो उसने स्वधा के सोते हुए में कहा था? स्वधा अब अपनी लड़ाई को कैसे लड़ेगी, जानने के लिए पढ़ते रहिए स्वधा इन ब्लैकवुड विला। पेड़ से उतरी छांव सा के स्वधा की जिंदगी में दाखिल हो गया है। स्वधा अब तलक जीवन के जिस धूप में झुलस रही थी पिछली रात से, उसकी जिंदगी में कोई है जो अब हर वक्त छतरी लेकर खड़ा रहने वाला है। इसका एहसास शायद सोती हुई स्वधा को हो गया, इसलिए अब वो सुकून से सो रही है। स्वधा को सोते हुए देख कर के भी बगल वाले कमरे में जाकर सो गया। रात भर बारिश के बाद की सुबह बहुत ताजी लग रही है। गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू इतनी पूरे शहर में दौड़ लगा रही है। पक्षियों की आवाज, पेड़ की पत्तियों पर लटकी बारिश की बूंदें और गुनगुनी धूप पूरे मौसम को वसंत ऋतु में तब्दील कर रही है। हवा के झोंके पर्दे को खिसका कर एक किनारे कर रहे हैं, जिसके पीछे से झांकती धूप स्वधा के बिस्तर तक पहुंच गई है। ऐसा लगता है मानो स्वधा को उठाने आज मौसम चलकर खुद आया हो। दुबली पतली स्वधा पर पड़ रही धूप को देखकर लग रहा था जैसे धूप की किरणें किसी नदी पर हिलोरे खा रही हो। स्वधा ने धीरे से अपनी पलकों को ऐसे फड़फड़ाया जैसे कोई चिड़िया उड़ान भरने से पहले अपने पंखों को खोलती है। आंखों के खुलते ही खुद को एक अजनबी जगह पर पाकर स्वधा हड़बड़ाकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां तक पहुंची कैसे। उसने याद करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला कि कल रात वो कहाँ थी। अचानक जब स्वधा को कल रात की बात याद आई तो वो बहुत दुखी हो गई। वो पैरों को समेटकर उस पर अपना सिर रखकर रोने लगी। कोई बाप चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को एक बूढ़े के हाथ कैसे बेच सकता है? इससे ज्यादा घटिया बात और क्या हो सकती है कि वहां बहन और एक्स दोनों मौजूद थे। इस मतलबी दुनिया में जब हर कोई शख्स चेहरे पर मुखौटे पहनकर घूम रहा हो तो कौन सा चेहरा अपना है ये पता करना मुश्किल है। फिलहाल रोने के बाद स्वधा को ये एहसास हुआ कि वो अभी अपने घर पर नहीं है। स्वधा ने चारों तरफ सिर घुमाकर कमरे को देखा, फिर ब्लैंकेट को हटाकर अपने कपड़ों को देखने लगी। हैरान होकर वो खुद में ही बुदबुदाने लगी, ये मैंने किसके कपड़े पहन रखे हैं? देखने पर तो ये जेंट्स नाइट सूट लग रहा है। तो क्या कल रात मैं किसी लड़के के साथ थी? ये सोचकर स्वधा जोर से चीखी। के नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसने जब स्वधा की आवाज सुनी तो वो कॉफी के मग को टेबल पर रखकर ऊपर की तरफ तेजी से भागा। के ने जब बेडरूम का दरवाजा खोला तो स्वधा ब्लैंकेट में खुद को लपेटे बेड के कोने में जाकर दुबकी हुई दिखी। धूप की रोशनी स्वधा के चेहरे पर हरकत कर रही थी। उलझे घुंघराले बालों के बीच एक मासूम सा चेहरा, डरी सहमी बड़ी बड़ी आंखें के को देख रही थी। स्वधा ने जब कमरे में के को देखा तो वो कंबल के साथ और सिमट गई। स्वधा ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? के ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको याद नहीं?
उस रात आपने मेरी जान बचाई थी और पिछली रात मैंने आपकी। उद्धरण चिन्ह। स्वधा ने अपने सिर को उठाकर एक कंफ्यूज्ड सा लुक दिया। वो तुम थे? हाँ, मुझे याद आया, तुमने उस रात भी ऐसा ही मास्क पहन रखा था। के ने मुस्कुराकर शालीनता से कहा, जानकर खुशी हुई कि आपको याद तो है। लेकिन स्वधा के आने वाले जवाब के लिए के तैयार नहीं था। इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। पता भी है, उस दिन मैं तुम्हारी वजह से कॉलेज देर से पहुंची और टीचर ने मुझे फटकार भी लगाई। के बिल्कुल असहाय सा होकर चुप रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। स्वधा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाए और पूछा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे कॉलेज भी जाना है। के ने गहरी आवाज में कहा, मैंने आपके कपड़े फेंक दिए। वो काफी गंदे हो गए थे। मैंने आपके लिए नए कपड़े मंगवाए हैं। के ने अलमीरा का दरवाजा खोला और उसमें से एक सफेद रंग की ड्रेस निकाली जिसमें लाल, हरे, पीले, गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल बने हुए थे। के उस ड्रेस को देखकर सोचने लगा कि स्वधा कितनी ज्यादा सुंदर लगेगी इस ड्रेस में। फिर के ने उस ड्रेस को स्वधा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप चेंज करके नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। ये कहकर के बेडरूम से बाहर निकल गया। स्वधा के को कमरे से जाते हुए एक तक देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कैसे वो दोबारा इस मिस्ट्री मैन से टकरा गई। कौन है ये शख्स जो अपने ही घर में मुखौटा लगाए रहता है? और क्या इस मिस्ट्री मैन ने ये ड्रेसेस सिर्फ मेरे लिए मंगाई हैं? स्वधा के दिल में कुछ गुदगुदी सी हुई क्योंकि उसे नहीं याद कि कब किसी ने उसके लिए कोई भी चीज लाई हो। स्वधा के पास जो कुछ भी था वो सब उसने खुद से बनाया था। इसलिए वो इस ड्रेस को हाथों में लिए काफी देर तक यही सोचती रही कि एक अनजान शख्स क्यों उसके लिए ये सब करेगा। अचानक स्वधा को याद आया कि उसको कॉलेज के लिए देर हो रही है। वो उठी और नहाने के लिए चली गई। जब स्वधा नहाकर वापस आई और उसने आईने में खुद को उस ड्रेस में देखा तो एक बड़ी अलग सी लाली उसके चेहरे पर फैल गई, जैसे वो खुद को भी इतनी सुंदर कभी नहीं लगी। उसने कुछ देर तक खुद को निहारा और खुद में ही बुदबुदाए, सुंदर तो हो तुम, स्वधा। तभी स्वधा की नजर के कमरे पर गई। उस पूरे कमरे में सिर्फ दो ही रंग थे, काला और सफेद। स्वधा की मासूम सी अकल में न जाने क्या आया, उसने कहा, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर उसने खुद को आईने में देखा और कहा, इन काले सफेद बादलों में मैं इंद्रधनुष सी लग रही हूं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसे हंसी आ गई। तभी उसे याद आया कि मिस्ट्री मैन ने कहा था कि तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ। नाश्ते की बात आते ही स्वधा को अपने एक्स की बात याद आ गई कि कैसे वो भी हर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ऐसे ही बोलता था। पर अब ये सब सिर्फ यादों में रह गया था। हकीकत में अब उसका कोई अपना नहीं था। स्वधा ने अपने आप को समझाया और कमरे के बाहर निकली। स्वधा वैसे तो खुद भी अमीर घराने की लड़की है, लेकिन फिलहाल वो एक आम लड़की की जिंदगी जी रही है। उसने के पूरे घर पर एक नजर डाली और अपनी आंखों को झपकाते हुए सीढ़ी से उतरने लगी। उसने देखा के डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा है। के जब भी खाने के लिए बैठता तो उसकी ये आदत नहीं थी कि मेड खाना परोसे या उसके आगे पीछे खड़ी रहे। जब के ने स्वधा को सामने से सीढ़ियों से उतरते देखा तो उसे लगा जैसे कोई परी उसकी तरफ आ रही हो। स्वधा के गीले बाल, उसके होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लाली बाह पर पतली डोरी की ये ड्रेस सच में स्वधा पर बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। स्वधा आकर डाइनिंग टेबल पर के सामने बैठ गई। के अब भी अवाक सा स्वधा को देख रहा था। तभी के को लगा कि कहीं स्वधा ये देख न ले कि के उसे ही देख रहा है, तो उसने झट से अपनी आंखें नीचे कर ली और के ने स्वधा को इशारा करते हुए कहा, आप जो चाहे खा सकती है। स्वधा ने टेबल पर नजर डाली तो वो हैरान रह गई। मेज पर सब उसके पसंदीदा डिशेस रखे हुए थे। पहले इस मिस्ट्री मैन ने स्वधा की जान बचाई, फिर उसको इतनी प्यारी ड्रेस लाकर दी और अब सारा नाश्ता स्वधा की ही पसंद का। स्वधा को लगा जैसे वो मिस्ट्री मैन कोई जादूगर है जो स्वधा के बारे में सब जानता है। स्वधा को महसूस हुआ जैसे अभी वो कोई राजकुमारी है और अपने महल में बैठी एक शानदार मेज पर अपनी मनपसंद के सारे पकवान उसके सामने थे। स्वधा खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए और खाने पर टूट पड़ी। उसने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था। असल में स्वधा की पसंद के ये सारे पकवान के ने अपनी मेड से बोलकर बनवाए हैं। के ने स्वधा को नींद में बड़बड़ाते हुए सुना था। पिछली 2 रातों से के जिस लड़की के बारे में सोच रहा था वो आज उसके बिल्कुल नजदीक बैठी हुई है। के स्वधा को खाते हुए देख रहा था। स्वधा ब्रेकफास्ट करते हुए के की ओर मुड़कर गंभीरतापूर्वक बोली, कल रात मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। के ने हंसते हुए कहा, तो आप ऐसा बोलकर मेरा एहसान चुकाना चाहती हैं? स्वधा ने खाते हुए बड़ी सहजता से कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैंने उस रात तुम्हारी जान बचाई थी, कल रात तुमने मेरी बचा ली, बात बराबर। के ने स्वधा की बात की पुष्टि करने के लिए पूछा, पक्का न? स्वधा ने जवाब देते हुए कहा, ऑफ कोर्स। इसके बाद के ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपके से बस चोर नजरों से स्वधा को देखता रहा। के जब स्वधा को खाते हुए देख रहा था तो उसे लगा जैसे स्वधा कोई चिड़िया है जो खाना खाती नहीं, चुगती है। तभी नैपकिन से हाथ पोंछते हुए स्वधा ने कहा, मेरा पेट भर गया, बहुत ही लजीज खाना बना था। अब मैं कॉलेज के लिए निकलूंगी। जैसे ही के ने स्वधा के जाने की बात सुनी, उसका दिल बैठ गया। के चाहता था कि स्वधा कहीं न जाए, बस उसकी नजरों के सामने रहे और के बस उसे देखता रहे। लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए के ने स्वधा की ओर देखते हुए कहा, मैं अपने पीए को कहता हूं कि वो तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दे क्योंकि यहां से तुम्हें ऑटो मिलना मुश्किल है। स्वधा को फिर धक्का लगा। आज वो गाड़ी से कॉलेज जाएगी। वो बड़ी मासूम नजरों से के को देखते हुए कहने लगी, आप बहुत अच्छे हैं। कल से जो भी आपने किया है उसके लिए शुक्रिया। स्वधा से अपने लिए ये सुनकर के को लगा कि अब अगर थोड़ी देर भी स्वधा उसके पास और रुक गई तो वो स्वधा को कहीं नहीं जाने देगा। ये लिए के ने स्वधा की बात का कोई जवाब न देकर एक जोर की आवाज लगाई, अभिनव अभिनव। उद्धरण चिन्ह। अभिनव ने जल्दी से अंदर आकर सम्मानपूर्वक पूछा, जी बॉस, आपने मुझे बुलाया? के ने गंभीरता के साथ कहा, मैम को इनके कॉलेज तक ड्रॉप कर दो। उद्धरण चिन्ह। स्वधा ने जब अपने लिए ये मैम शब्द सुना तो उसको हल्की सी हंसी आ गई और वो अपने मन में कहने लगी, मैं मैम हूं क्या? इधर अभिनव ने के आदेश का पालन करते हुए जी कहा और स्वधा को चलने का इशारा किया। स्वधा ने जाते हुए के को पलटकर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बाय, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। के ने मुस्कुरा कर कहा, बाय। रास्ते में स्वधा बार बार मिस्ट्री मैन के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसने अभिनव से पूछा, तुम्हारे बॉस की शक्ल बहुत खराब है क्या? स्वधा को जब अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर पूछा, आपको बात करना पसंद नहीं? अभिनव फिर कुछ नहीं बोला। स्वधा को ये सब बहुत फिल्मी लग रहा है और साथ ही साथ उसे मजा भी आ रहा था, इसलिए उसने अभिनव से कहा, अच्छा समझ गई। मिस्ट्री मैन ने आपको मना किया होगा ना कि कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मत बोलो, पर उनको मेरा एक मैसेज दे देना कि उनकी शक्ल कैसी भी हो, उनका दिल बहुत खूबसूरत है। तभी स्वधा का कॉलेज आ गया। अभिनव ने स्वधा को उसके कॉलेज छोड़ा और निकल गया। स्वधा कॉलेज के गेट से अंदर घुसी रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आए, स्वधा। स्वधा ने पलटकर पीछे देखा तो आरती आवाज दे रही थी। आरती ने स्वधा के नजदीक आकर गुस्से में पूछा, कल रात से तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? तुम ठीक तो हो? जैसे ही स्वधा ने आरती को देखा वैसे ही उसे कल रात सारी बातें याद हो आई। के की दुनिया की चकाचौंध को देखकर वो थोड़ी देर के लिए सब भूल गई थी। लेकिन किसी बहुत अपने को देखकर दर्द उभर ही आते हैं, इसलिए स्वधा ने मुस्कुराते हुए कड़वाहट के साथ कहा, आरती, तुम्हें सुनकर यकीन नहीं होगा कि डैड मेरी शादी एक बुरे आदमी से कराना चाहते हैं जो उनकी कंपनी में इन्वेस्टर है। और अगले महीने उन्होंने शादी की डेट तय की है। सिर्फ कुछ हफ्ते ही बचे हैं शादी को। क्या करेगी आरती जब उसे स्वधा के साथ हुई नाइंसाफी के बारे में पता चलेगा? क्या स्वधा आरती को के बारे में कुछ बताएगी? क्या के स्वधा से दूर रह पाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? के स्वधा के जाने के बाद कुछ देर नाश्ते की टेबल पर ही बैठा हुआ था। के की मंद मुस्कान उसके मास्क से बाहर आकर झलक रही थी। तभी के का फोन बजता है। के का ध्यान जैसे ही टूटता है वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। के फोन उठाता है और कहता है, हाँ बोलो। फोन की दूसरी तरफ से हरीश कहता है, मुझे खबर मिली है कि आज बिल्ला गैंग के आदमी रॉक गार्डन में आने वाले हैं। ये सुनकर के की आंखों में खून उतर आता है। वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो फिर आज क्रिकेट खेलते हैं। वैसे भी बहुत समय हो गया है, चौके छक्के नहीं मारे। ये सुनकर हरीश कहता है, हाँ कह तो सही रहे हो। अपना लकी बल्ला लेकर आना। के ऊपर अपने कमरे में चेंज करने के लिए जाता है। कमरे में हर तरफ स्वधा की सुगंध पसरी हुई थी। वो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके स्वधा को महसूस करने लगता है। फिर वो एक हल्की शरारती मुस्कान के साथ बिस्तर पर हाथ फेरते हुए कहता है, बस मेरी जान, ऐसे दूर रहकर तो मुझे पागल मत करो। इसके बाद के अपना सर झटकता है और चेंज करके गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। इधर कॉलेज में जब स्वधा ने आरती से अपने डैड की बात बताई तो आरती ने हैरानी के साथ कहा, ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे डैड? आरती अच्छी तरह जानती थी कि स्वधा ने कितना दर्द सहा है अब तक। सौतेली माँ और बहन का स्वधा के प्रति व्यवहार उसे हमेशा तकलीफ पहुंचाता था।
दोनों माँ और बेटी आए दिन स्वधा को नुकसान पहुंचाने की नई नई तरकीबें बनाते रहते हैं। वो जब 17 साल की थी तब से ये सारे कष्ट सहती आ रही थी। इसके बावजूद स्वधा हमेशा हंसती खिलखिलाती और जिंदादिली के साथ हर दिन को जीती थी। स्वधा ने गहरी आवाज में कहा, इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या बुरा होगा कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी ही सौतेली बहन को डेट कर रहा है। और वो दोनों अपने इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हैं और जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। मुझे ये बात कल ही पता चली। उन्होंने मुझे ये खुशखबरी सुनाने के लिए घर बुलाया था। आरती ने गुस्से में कहा, ईशान ने बहुत ही घटिया हरकत की है तुम्हारे साथ। क्या वो डैड से लिए हुए पैसों से उनकी कंपनी में कोई आर्थिक मदद नहीं कर पा रहा है? स्वधा ने लाचारी के साथ जवाब दिया, नहीं, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जितने डैड को जरूरत है। डैड ने पहले ही अपने बूढ़े बॉस के साथ 100 करोड़ का अग्रीमेंट कर लिया है। अगर वो अपनी बात से मुकरते हैं तो उन्हें 100 करोड़ का हर्जाना भरना पड़ेगा। आरती स्वधा के व्यवहार से अच्छी तरह परिचित थी। वो जानती थी कि स्वधा जिनको पसंद करती है उनसे खुलकर बात करती है, कुछ भी नहीं छिपाती, पर अपरिचित लोगों के सामने वो कभी खुलकर नहीं आती। आरती ने गुस्से में कहा, तू टेंशन मत ले, मैं शेफाली और ईशान को तो आज मजा चखा कर रहूंगी। जब तक मैं उनसे तेरा बदला नहीं ले लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। स्वधा ने आश्चर्य से पूछा, तुम क्या करने वाली हो? आरती ने कहा, मैं तुम्हारा बदला उस ईशान के बच्चे को सबक सिखाकर लूंगी। आरती और स्वधा दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहां स्वधा काफी शांत और कम बोलने वाली लड़की है, वहीं दूसरी तरफ आरती बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी बोल देती है। आरती स्वधा के व्यवहार को जानती है, इसलिए उसने आरती को मना करते हुए समझाया, तुम्हें मेरी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया उसे भूल जाओ। आरती ने स्वधा की बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम मुझे मत रोको, मैं ईशान को तो आज सबक सिखाकर रहूंगी। इतना कहकर आरती स्वधा का हाथ पकड़कर खींचकर उसे ईशान के पास लेकर जाती है। ईशान और शेफाली स्वधा के ही कॉलेज में उसके सीनियर थे। दूसरी तरफ केके और हरीश दोनों रॉक गार्डन पहुंचे। केके ने सफेद रंग की एक टाइट टी शर्ट पहन रखी थी जो केके के उस हीरे जड़े मास्क के साथ गजब लग रही थी। हरीश ने केके से कहा, मैं सामने वाले गेट से अंदर जाऊंगा। मैंने कमल को इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम आ रहे हो तो गार्डन का सीक्रेट गेट खोल दिया जाएगा। तुम सीधा अंदर मिलना मुझे। केके को पता है कि हरीश वीआईपी गेट से अंदर क्यों नहीं जा रहा। बिल्ला गैंग के लोगों को हरीश ही ये बताएगा कि केके अंदर है। केके ने हम में जवाब दिया। आरती बेहद गुस्से में स्वधा के साथ ईशान की क्लास के पास आ गई। आज ईशान जल्दी कॉलेज से निकलने वाला था, तभी आरती की आवाज कैंपस की दीवारों को चीरती हुई सीधा ईशान के कानों में पड़ी। आरती ने चिल्लाते हुए कहा, कुत्ते कमीने बाहर आ। शक्ल से कितना शरीफ दिखता है, अंदर से कितना आना बाहर कहाँ दुबक कर बैठा है। आरती के कैंपस के अंदर इस तरह से चिल्लाने की वजह से बाकी लोग अपनी क्लास के बाहर आकर तमाशा देखने लगे। जब आरती की आवाज शेफाली के कानों में पड़ी तो उसने जया से कहा, जाकर देखो क्या हो रहा है बाहर। जया अपना बैग वैग वहीं छोड़कर खिड़की से झांकने लगी। जया ने बताया कि आरती स्वधा का हाथ पकड़कर बहुत गुस्से में ईशान को ढूंढ रही है। जैसे ही शेफाली ने ये सुना उसने तुरंत अपना बैग पैक किया और क्लास के बाहर निकल गई। इधर ईशान ने जब आरती को चीखते चिल्लाते सुना तो उसका दिमाग खराब हो गया और वो अपनी क्लास के बाहर आ गया और आरती से गुस्से में कहने लगा, क्या है, क्यों चीख रही हो? सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है। आरती ईशान की बात सुनकर मानो और पागल हो गई। उसने ईशान को जवाब दिया, ओह तमीज की बात तो देखो कौन कर रहा है। जब स्वधा को धोखा दिया तब कहाँ चली गई थी आपकी तमीज? ज्यादा संस्कारों वाली बातें मत करना वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। स्वधा ने जब ये सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने आरती का हाथ दबाते हुए कहा, चलो ना, छोड़ो ये सब। आरती को लगा कि स्वधा को डर लग रहा है, इसीलिए वो आरती को चुप रहने के लिए बोल रही है। आरती ने स्वधा को समझाते हुए कहा, तुम डरो मत, मैं हूं ना, आज इनको इनकी औकात बताकर ही रहूंगी। जब ईशान ने देखा कि आरती पर इस वक्त खून सवार है तो उसने बहुत शांति के साथ अपनी बात रखी और कहा, देखो मैंने पहले ही स्वधा को बोला है कि मैं इससे नहीं शेफाली से प्यार करता हूं। स्वधा जितनी बार ये बात ईशान से सुनती उतनी बार उसके अंदर कुछ टूटता। क्या प्यार किसी की ताकत नहीं कमजोरी होता है? ये सब देखकर स्वधा को अचानक मिस्ट्री मैन का ख्याल हो आया और वो सोचने लगी, एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो मुझे जानता तक नहीं, उसके साथ ऐसा क्यों लगता है कि वो कोई अपना है, और ये जो लोग मेरे अपने हैं उन्हें देखकर बस दिल दुखता है। स्वधा ना छीनने पर विश्वास करती है ना ही चीखने पर।
स्वधा ये बात अच्छे से समझती है कि उसकी जिंदगी को अगर कोई बेहतर बना सकता है तो वो खुद स्वधा है। हालांकि स्वधा इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि कोई है जो उसे दीवानों की तरह चाहता है। पिछली रात को स्वधा जब नींद में बड़बड़ा रही होती है, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरा दिल तोड़ा? तुम्हें पता है ना कि मेरी जिंदगी में कितने कम लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, तब भी तुमने मुझे धोखा दिया। तब के स्वधा के सिराहने बैठा नींद में बह रहे स्वधा के आंसू पोंछ रहा होता है। के स्वधा का हाथ पकड़ कर कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूं चांद कि तुम्हें अब इस वक्त के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम पर एक आंच तक नहीं आने दूंगा। तुम्हारी तरफ आ रही हर बला को पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। भले ही स्वधा को नहीं पता कि के ने उस रात ये सब कहा है, पर ऊपर वाले ने स्वधा के लिए उसका फरिश्ता भेज दिया है। बस देर है तो इस बात की कि स्वधा अभी ये बात नहीं जानती है। इधर आरती के अंदर से आग के गोले निकल रहे हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि इस वक्त जो आरती के सामने आएगा वो जलकर राख हो जाएगा। आरती ने ईशान की बात को अनसुना करते हुए कहा, हाँ, तुम तो बहुत सीधे हो। तुम्हारी तो पूजा करनी चाहिए। आसपास सारे स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग आरती और स्वधा को ही देख रहे थे। दरअसल ईशान कॉलेज का अच्छा स्टूडेंट है और इस साल वो अपना MBA कंप्लीट करने वाला था और आरती और स्वधा उसके जूनियर हैं। आरती का इस तरह पूरे कॉलेज के सामने ईशान पर चिल्लाना ईशान को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ईशान ने इधर उधर देखा कि लोग जमा हो गए हैं तो उसने धीरे से आरती से कहा, यहाँ नाटक मत करो, मैंने स्वधा को सब सच सच बता दिया है। आरती ने जैसे ही ईशान के मुंह से ये सच शब्द सुना वो और बौखला गई और कहने लगी, सच? तुम पर ये सच शोभा नहीं दे रहा। तुम ज्यादा अच्छे बनने का नाटक मत करो मेरे सामने, आई समझ। तभी शेफाली जल्दी जल्दी भागते हुए वहां पहुंची और जब उसने देखा कि आरती ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो मौके का फायदा उठाकर शेफाली ने आरती के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर स्वधा के मुंह से चीख निकल गई। ईशान ने जब ये देखा तो वो शेफाली पर चिल्लाया। शेफाली ने अनजान बनते हुए कहा, इसने पहले तुम्हें मारा ना, तभी मैंने इसे मारा। ये सुनते ही आरती के सर से अब पानी ऊपर आ गया। उसने शेफाली को गाली देते हुए कहा, कमीनी, जाहिल, गवार, मैंने तुझसे कुछ कहा क्या? तूने हाथ कैसे लगाया मुझे? इतना कहते ही आरती ने शेफाली के हाथ को मरोड़ा और उसके बाल खींचते हुए कहने लगी, तुझे पता था ना कि स्वधा और ईशान एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब भी तूने ये किया। अब मुझे पता चला कि तू इतनी अदाएं क्यों दिखाती थी जब ईशान तेरे आसपास होता था। आरती और शेफाली एक दूसरे के बाल नोचते हुए आपस में तू मैं कर रही है कि स्वधा ने अपनी मुट्ठियों को भींचा और पूरा जोर लगाकर बोली, बस करो तुम लोग। स्वधा कभी भी चीखती चिल्लाती नहीं थी, इसलिए जब स्वधा की इतनी ऊंची आवाज सुनी तो शेफाली और आरती दोनों अलग हो गए। लेकिन आरती का गुस्सा अभी भी अपने चरम पर था। शेफाली ने जब देखा कि सबकी नजरें उस पर ही हैं तो वो ईशान के पास आए और कहने लगी, सॉरी, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ईशान ने शेफाली को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं हूं ना। आरती ने जब शेफाली और ईशान को कानाफूसी करते देखा तो खुद को रोक नहीं पाए और दूर से ही चिल्लाकर बोली, ईशान, तुम जैसा दोगला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं अंधी थी जो मैंने तुम्हें और स्वधा को मिलवाया। ईशान ने आरती की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा जाकर स्वधा से कहने लगा, स्वधा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और फिर ये बात कह रहा हूं कि मैं सच में शेफाली से ही प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें बार बार इस बात का बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही स्वधा को लगा जैसे वो इस पूरी दुनिया का सबसे वाहियात लतीफा सुन रही है। स्वधा ने कोई जवाब तो नहीं दिया लेकिन उसकी आंखें उदासी से सराबोर हो गईं। वहीं रॉक गार्डन के मालिक को ये सख्त निर्देश दिए गए थे कि जब के उनके गार्डन में आएगा तो उन्हें उस जगह को खाली रखना है जहां के होगा। लेकिन आज गार्डन में जो लोग क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, के ने उन्हें रोकने से मना कर दिया। वो आम लोगों में जाकर बिल्ला गैंग को उनकी औकात बताना चाहता था। के ने अंदर आते ही क्रिकेट खेलने के लिए पैड और हेलमेट पहने और ग्राउंड में आ गया। अब के हाथ में बैट था और विकेट किसी और का गिरने वाला था। क्या होगा आज बिल्ला गैंग का? क्या वो के से बच पाएंगे? क्या कॉलेज के सभी लोगों को ईशान की सच्चाई पता चलेगी? क्या होगा जब शेफाली अपनी अगली चाल चलेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। लीना ने फेंका जाल। स्वधा के कॉलेज के सामने काले रंग की एक बेशकीमती गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के अंदर अभिनव है और वो नींद में झपकी ले रहा है कि तभी के का कॉल आता है और अभिनव एकदम अलर्ट हो जाता है। फोन कॉल रिसीव करते ही के की आवाज आती है, गेट के बाहर ही होना।
अभिनव आ रही जम्हाई को रोककर कहता है, हाँ जी, बाहर ही हूँ। दूसरी तरफ से के कहता है, ध्यान रखना। और तब तक ध्यान रखना जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती। मैं रॉक गार्डन में हूँ। बिल्ला गैंग के कुछ लोग यहाँ आए हैं। अभिनव ने जी मिस सर हिलाया और कहा, हरीश आपके साथ ही है ना? के ने कहा, हाँ, तुम बस उधर ध्यान रखो, यहाँ सब कंट्रोल में है। और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अभिनव कॉलेज के गेट के बाहर स्वधा की पहरेदारी जरूर कर रहा था, लेकिन गेट की दूसरी तरफ कहानी कुछ और ही चल रही है। शेफाली ने जब स्वधा को इतना खामोश देखा तो कहने लगी, स्वधा, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझसे नाराज मत होना। शेफाली की ये बात सुनकर आरती से फिर नहीं रहा गया और वो ताली बजाकर कहने लगी, यार शेफाली, तुम्हें बहुत मजा आता है ना नाटक करने में। ये सुनते ही स्वधा ने आरती को टोका, बस आरती, बहुत हो गया। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। शेफाली को लगा कि नाटक यहीं खत्म हो गया। तभी उसके मन में नई योजना आई और शेफाली ने नाटक को जारी रखते हुए कहा, हे स्वधा, सुनो ना। और तुरंत ईशान का हाथ पकड़कर स्वधा के पास ले आई और स्वधा का हाथ ईशान के हाथों में देते हुए कहने लगी, स्वधा, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं सच में ईशान को अपनी जान से ज्यादा चाहती हूं। लेकिन तुम मेरी बहन हो और इसीलिए मैं अपनी जान को अब तुम्हें सौंप रही हूं। ये सुनते ही ईशान ने अपना हाथ स्वधा के हाथ से अलग करते हुए कहा, पागल हो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। शेफाली ने आंसू भरी आंखों से ईशान को देखा और कहने लगी, मैं मेरी बहन के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती हूं। शेफाली की ये बनावटी और बेहद झूठी बातें सुनकर स्वधा और आरती ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में कहा, सच में कमाल की नौटंकी है। उद्धरण चिन्ह। रॉक गार्डन में के को पहचानने के लिए हरीश का वहां होना ही काफी है। बिल्ला गैंग के लोग हरीश को जानते हैं और उन्हें पता है कि इस हेलमेट के पीछे जो शख्स है वो के ही है, क्योंकि वो हेलमेट नॉर्मल हेलमेट से बिल्कुल अलग है। इस पर भी वही चीते वाली डिजाइन है जो के मास्क पर होती है। के ने हरीश की बॉल पर एक जोर का छक्का मारा। धीरे धीरे पूरे ग्राउंड में हरीश के बुलाए आदमी बढ़ने लगे और आम आदमियों के बीच थोड़ी हलचल होने लगी और कुछ ही समय में पूरे ग्राउंड में बस के लोग और बिल्ला गैंग के 8-10 लोग बचे। इधर सारा नाटक स्वधा के कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के बीच हुआ। सबकी अपनी अपनी राय थी, लेकिन देखने वालों को यही लगा कि स्वधा ईशान के पीछे पड़ी है और वो नहीं चाहती कि शेफाली और ईशान एक साथ रहे। तभी शेफाली की चमची पल्लवी ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, स्वधा, अगर ईशान तुम्हें पसंद नहीं करते तो तुम इस हद तक उन्हें परेशान नहीं कर सकती। जया ने भी मौके का फायदा उठाया और कमर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, हाँ, सही कह रही है पल्लवी। अगर तुम ऐसा करोगी तो सबको यही लगेगा जैसे तुमने ईशान को खरीद लिया है और तुम उसकी मालकिन हो। बात तो यही है कि वहां जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी को यही लग रहा है कि सारी गलती स्वधा की है, क्योंकि पूरे कॉलेज में स्वधा के दोस्त ना के बराबर हैं सिवाय आरती के। स्वधा ज्यादा किसी से बात नहीं करती और दूसरी तरफ शेफाली है, जिसको सबसे मतलब है किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे सब पता है। हम क्यों दूसरों की जिंदगी का विश्लेषण बिना उन्हें जाने करने लगते हैं। शेफाली की झूठी अच्छाई ने आज स्वधा की सच्ची खामोशी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर के बॉल को ऐसे पीट रहा है जैसे हर बॉल पर वो कोई चेहरा बनाता हो और जोर से उसको अपने बल्ले से एक ही शॉट में फील्ड के बाहर फेंक देता है। जब बिल्ला गैंग ने देखा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने वहां से निकालना ही सही समझा। तभी हरीश के बुलाए लोगों ने बिल्ला गैंग को चारों तरफ से घेर लिया। इधर जब आरती ने देखा कि चारों तरफ लोग स्वधा के बारे में ही कह रहे हैं तो वो शेरनी की तरह दहाड़ी, अगर अब किसी ने स्वधा के बारे में एक शब्द भी बोला तो सबके टुकड़े करके फेंक दूंगी, और किसके टुकड़े करूंगी ये आया न समझ में। आरती को ऐसे बोलते देख ईशान ने शेफाली से चलने का इशारा किया। शेफाली ने जाने से मना करते हुए कहा, नहीं, जब तक मेरी छोटी बहन मुझे माफ नहीं करती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और स्वधा, तुम भी सुन लो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाली इतनी आसानी से। पहले बोलो मुझे माफ किया ना। स्वधा से अब ये नाटक और नहीं देखा जा रहा, इसलिए उसने अपने हाथ को शेफाली के हाथ से खींच लिया। जैसे ही शेफाली ने ये देखा उसके चेहरे पर एक नकारात्मक मुस्कान दौड़ गई और तुरंत वो जमीन पर गिर पड़ी। शेफाली को गिरता देख स्वधा भी अवाक रह गई। ईशान को लगा कि शेफाली स्वधा की वजह से गिर गई है और शेफाली यही चाहती भी थी कि स्वधा ईशान की नजरों से एकदम गिर जाए। ईशान ने दौड़कर शेफाली को उठाते हुए पूछा, बेबी, चोट तो नहीं लगी ना? शेफाली ने अपनी महानता दर्शाई और कहा, नहीं, मैं एकदम ठीक हूं। ईशान ने स्वधा की तरफ देखा और अपने गुस्से को दबाकर कहा, विश्वास नहीं होता तो ऐसी हो। आखिर ये तुम्हारी बहन है और बहन से कौन इतनी दुश्मनी रखता है।
स्वधा कल रात से इतना कुछ झेल चुकी थी कि अब उसके ऊपर बातों का असर होना ही बंद हो गया। स्वधा ने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हें जो भी सोचना है तुम सोच सकते हो, मुझे कुछ नहीं कहना। आरती का मन तो कर रहा है कि वो जाए और एक एक झापड़ दोनों शेफाली और ईशान को लगाए, लेकिन तभी स्वधा ने आरती से कहा, चलो आरती। आरती ने स्वधा के साथ एक ही कदम बढ़ाया। तभी उसे लगा कि ऐसे ही तो नहीं जाना चाहिए। वो पलटी और सीधे ईशान और शेफाली के सामने खड़े होकर कहने लगी, मैं दुआ करूंगी कि तुम दोनों कमीनों की ये कमीनी जोड़ी जल्दी ही टूट जाए। इतना कहकर आरती एक पल भी वहां नहीं रुकी और सीधा स्वधा का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। आरती की ये बात सुनकर ईशान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तभी उसने देखा कि उसके क्लासमेट अभी भी वहीं खड़े होकर सब कुछ देख सुन रहे हैं। ये देखते ही ईशान ने चिल्लाकर कहा, यहाँ कोई नौटंकी चल रही है जो तुम सब मुंह फाड़कर देख रहे हो। चलो जाओ अब यहाँ से। ये सुनते ही सारी भीड़ धीरे धीरे अपने क्लास में वापस लौट गई। इधर स्वधा और आरती दोनों कॉलेज के पार्क में घास पर बैठे थे। स्वधा चुपचाप बैठी अपनी उंगलियों से घास की पत्तियों को छू रही थी। आरती ने स्वधा को सांत्वना देते हुए कहा, तुम परेशान मत होना, तुम इस दोगले इंसान से कहीं ज्यादा अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। स्वधा इस वक्त ईशान के बारे में सोच ही नहीं रही थी, इसलिए उसने आरती को जवाब दिया कि पता नहीं यार, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं पर मैं हर बार शेफाली के बनाए इस चक्रव्यूह में फंस जाती हूँ। मैंने उसके साथ ऐसा क्या गलत किया है जिसकी सजा वो मुझे इतने सालों से देती आ रही है। आरती ने जब स्वधा की ये बातें सुनी तो उसने स्वधा को गले से लगा लिया। आरती स्वधा से उम्र और अनुभव दोनों में बड़ी थी और आरती ने देखा था कि स्वधा कितनी छोटी थी तब से वो कितना कुछ झेल रही है, और अब जो स्वधा की जिंदगी में घट रहा है उसकी तो आरती कल्पना भी नहीं कर सकती। आरती स्वधा के बारे में ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है। आरती फोन देखते हुए स्वधा से कहती है, फोन उठाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। स्वधा हाँ में सर हिलाती है। आरती फोन पर बात कर रही है और उसके चेहरे पर कुछ परेशानी की लकीरें उभर आई हैं। स्वधा को ये नहीं पता कि फोन के दूसरी तरफ कौन है। तभी आरती वापस आती है और कहती है, बहन मुझे जाना पड़ेगा, मम्मी का कॉल था, घर पे कुछ इमरजेंसी है, सॉरी आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ पाऊंगी। स्वधा ने बहुत प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ, और वैसे भी अगर तुम मुझे छोड़ने आती तो तुम्हें आधे रास्ते से ही भागना पड़ता। आरती को स्वधा की मासूमियत बहुत प्यारी लगती है। आरती प्यार से स्वधा के गाल को खींचती है और चली जाती है। स्वधा ऐसी लड़की थी जो उदास होने के बाद भी खुशी का रास्ता ढूंढ लेती थी, और ये सही भी था। कोई उदासी को कब तक अपने कंधे पर ढो सकता है। ईशान से अलग होने के बाद स्वधा अब अपनी जिंदगी में नए रास्ते ढूंढ ही लेगी। एक साहसी इंसान की ताकत ही यही है कि उसे नए रास्ते बनाने आते हैं, और खुदा भी उनकी ही मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। तभी तो के जैसा इंसान स्वधा के प्यार में पागल है। के ने दुनिया के सारे खूबसूरत रास्तों को अभी से अपने कब्जे में कर लिया है ताकि स्वधा को अब कभी अंधेरी गलियों से ना गुजरना पड़े। इधर बिल्ला गैंग के लोगों को जब लगा कि अब वो फंस चुके हैं तो उन्होंने वहां तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते के लोगों ने बिल्ला गैंग के लोगों की चटनी बना दी। दूसरी तरफ ईशान शेफाली को उसके घर पर ड्रॉप करके निकल गया। शेफाली का कमरा किसी राजकुमारी के महल जैसा था। हर चीज बिल्कुल तरतीब से रखी थी। महंगे सामानों और ब्रांडेड चीजों से उसका कमरा भरा पड़ा था। शेफाली ने अपने कमरे में पहुंचकर अपनी माँ को आवाज दी, माँ। लीना ने शेफाली के कमरे में आकर पूछा, क्या हुआ बेटा? शेफाली ने अपनी बात मनवाने के अंदाज में कहा, माँ आपको स्वधा की शादी उस बूढ़े से कराने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। शेफाली की माँ ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, तुम क्यों इतना परेशान होती मेरी राजकुमारी? वो स्वधा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। शेफाली ने अपनी माँ की गोद में सर रखते हुए कहा, हम कैसे ध्यान रखेंगे माँ? शेफाली की माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ बच्चे, इसके लिए हमें तुम्हारे डैड से बात करनी पड़ेगी। वो जितना कम समय स्वधा को देंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ये सुनते ही शेफाली ने तुरंत अपनी माँ की गोद से उठकर कहा, तो जाओ ना माँ, जाकर बोलो उनको। शेफाली को इस बात की बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं स्वधा ने इस शादी के लिए सच में मना कर दिया या फिर अकेले रहकर अपने लिए नए रास्ते खोज लिए तो वो हार जाएगी। शेफाली को इस तरह परेशान देखकर लीना की आंखों में अचानक क्रूरता की बिजली कौंध गई और लीना के दिमाग में एक घिनौने षड्यंत्र ने जन्म लिया। फिर उसने कहा, मुझे लगता है हमारे पास एक ही रास्ता है, और उसने शेफाली के कान में अपनी नई चाल की पुड़िया खोली।
शेफाली जैसे जैसे अपनी माँ की बात सुनती जाती, वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी होती जाती। शेफाली की माँ ने ना जाने ऐसा क्या कहा, जिसे सुनकर शेफाली के चेहरे पर घमंड से भरी मुस्कान झलक पड़ी। इस वक्त शेफाली अपने असली अवतार में थी, क्रूर और शातिर। शेफाली को मौका मिल गया अपनी नई चाल चलने का। उसने झट से अपनी माँ से कहा, बस बस, अब मुझे पता है कि आगे क्या करना है। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। लीना ने शेफाली की पीठ थपथपाई और जाते हुए कहने लगी, मैं देखती हूँ तुम्हारे डैड क्या कर रहे हैं। लीना जैसे ही शेफाली के कमरे से बाहर आई, शेफाली बेड से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। खिड़की के बाहर वो एक टक नजर गड़ाए देखती रही। इस वक्त वो बहुत शातिर और खतरनाक दिख रही थी। शेफाली ने बिना पलक झपकाए बहुत ही बुरे इरादे से कहा, स्वधा, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। आखिर ऐसा क्या कहा शेफाली की मां ने जिसे सुनकर शेफाली इतनी खुश हो गई? क्या स्वधा शेफाली के बनाए इस जाल में फंस जाएगी? क्या स्वधा फिर से किसी बड़ी साजिश का शिकार होने वाली है? अब दोबारा कभी बिल्ला गैंग के जैसे पावरफुल आदमी से पंगा लेगा? शेफाली की इस नई चाल के जाल से क्या के स्वधा को बचा पाएगा? जानने के लिए पढ़िए।